चलिए हेडिंग डालिए। अब मैं आपको पूरा फाइनेंशियल सिस्टम समझाने वाला हूं, पूरा मनी मार्केट। हम मनी मार्केट पढ़ रहे हैं, हम पूरा फाइनेंशियल सिस्टम समझते हैं। चलिए आइए कुछ चीजें हम समझते हैं। इस डायग्राम को बनाइए। डायग्राम जीवन का सबसे इंपॉर्टेंट डायग्राम होने वाला है। तो अपना A4 शीट को लैंडस्केप मोड में रख लीजिए, लैंडस्केप मोड में, यानी लंबा लंबा रख लीजिए। और लंबा लंबा रखने के बाद ये बनाइए पूरा जो मैं आपको बनवाने वाला हूं। बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, बहुत मजेदार होने वाला है, एक एक कॉन्सेप्ट समझ में आएगा आपको। चलो हेडिंग डालिए, फाइनेंशियल इंटरमीडिएटरीज। इंटरमीडिएट कौन होता है? बिचौलिया, जो बीच का होता है। लेट्स से दिस इज पोटैटो, दिस इज टोमेटो, एंड अगर बीच में प्याज आ जाए, अनियन आ जाए, तो अनियन इज मीडिएटर बिटवीन दीज टू। अनियन इज मीडिएटर बिटवीन दीज टू। आई होप गेटिंग माय पॉइंट। तो वैलेंटाइन वीक चल रहा है, मतलब वैलेंटाइन डे चल रहा है बाय द वे, और जो कभी कभी दो लोग मिलते हैं उनको मिलाने वाला कोई तीसरा होता है, वो क्या है? इंटरमीडिएट है। आई होप गॉट माय पॉइंट। यस, अब तो समझ ही गए होंगे। हाँ हाँ, जो दो लोगों को आपस में मिला के उनका पैचअप करवाता है या उनको मिलवाता है, वही वही वही। तो ऐसे ही फाइनेंशियल इंटरमीडिएटरीज होते हैं। फाइनेंशियल इंटरमीडिएटरीज का मतलब ये होता है जिसको पैसा चाहिए और जिसके पास पैसा है। यू नीड मनी, आई हैव मनी, बट आई डोंट नो यू, you don't know me, then there should be a mediator who knows me as well and who knows you also. So the mediator will make sure कि हम दोनों मिलें, और आपको पैसा चाहिए, मैं पैसा लेंड करने के लिए तैयार हूं, तो मैं आपको पैसा दे सकता हूं। नहीं, सारा एग्जांपल रिलेशनशिप पे नहीं देंगे, ऐसा मत करो। वो तो मैं इसलिए दे रहा हूं ताकि तुम जल्दी समझ जाओ। तो फाइनेंशियल इंटरमीडिएटरीज कौन होते हैं, ये लिख लीजिए, डेफिनेशन भी लिख लीजिए साथ में। A financial intermediary is an entity that acts as a middleman between two parties in a financial transaction. What is financial transaction? जो पैसा लिया और दिया, this is called financial transaction. अनुष्का कह रही है सर आप पहले मेंटोर हैं जिन्होंने बोला है कि इकोनॉमी में 20 में से 19 करेक्ट करने हैं, बाकी सब तो बोलते हैं कि 10 ठीक हो जाए तब तब तक ठीक है। अच्छा तब ठीक है। अरे नहीं नहीं, 10 ठीक होंगे तो कैसे बात बनेगी? फेल होने की तैयारी थोड़ी करनी है। वो जो बोलते होंगे वो बोलते होंगे, हमें तो 20 में 19 ठीक करने ही करने हैं। हमें 20 में 19 ठीक करने ही करने। पढ़ने का क्या मजा है अगर हमने ढंग से पढ़ाई नहीं, फिर है ना। अब फाइनेंशियल इंटरमीडिएटरीज मैंने आपको समझा दिया। इंटरमीडिएट कौन होता है? मिडिलमैन। कि फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन होने के लिए मुझे पैसा लेंड करना है, आपको पैसा बोरो करना है, तो हम दोनों मिलें, हम दोनों मिलें, इसके लिए कोई मिडिलमैन होगा। ठीक है, तो लेंडर एंड बोरोवर। लेंडर, आप समझ लो, लेंडर जो पैसा लेंड करता है, इफ आई एम लेंडिंग दिस मनी टू यू, तो आई एम अ लेंडर एंड यू आर अ बोरोवर। पैसा वही है। आई एम लेंडिंग दिस 500 रुपीज टू यू, आई एम अ लेंडर बिकॉज आई एम लेंडिंग मनी, मैं पैसा दे रहा हूं, एंड यू आर अ बोरोवर, यू आर बोरोविंग दी मनी, बोरोवर। ठीक है, तो जब हम एक फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन होता है तो एक लेंडर होता है, एक बोरोवर होता है। एक इन्वेस्टर होता है जो पैसा इन्वेस्ट करना चाहता है, एक एंटरप्रेन्योर होता है जिसको पैसे चाहिए, एक हाउस होल्ड होता है, एक बिजनेस फर्म्स होती हैं। गेटिंग माय पॉइंट और नॉट? यस, हाउस होल्ड अपना पैसा बैंक में डिपॉजिट करता है, वो पैसा बैंक निकाल के बिजनेसमैन को लेंड करता है, दैट इज कॉल्ड हाउस होल्ड एंड बिजनेसमैन। तो ये जो चीजें लिखी हैं, आई होप यू अंडरस्टूड। मैं आपको एकदम जीरो से समझा रहा हूं, मैं तो खुद ही कह रहा हूं। मैं कह रहा हूं आपने कभी आज तक ये किताब नहीं पढ़ी है, मैं लेंडर भी समझाऊंगा, मैं बोरोवर भी समझाऊंगा, मैं इंटरमीडिएट मिडिल मैन की डिफिनेशन तक समझाऊंगा, ताकि इकोनॉमी आपको पूरी समझ में आए। मैंने पहले भी बोल रखा है, वन स्टॉप सोल्यूशन मींस वन स्टॉप सोल्यूशन। मैं बोलता नहीं, मैं करता हूं। मैं राउडी राठौर है, मैं बोलता नहीं, मैं करता। ठीक है, यस, लिख लिया आपने। फाइनेंशियल इंटरमीडिएटरीज दो टाइप के हो सकते हैं, फॉर्मल एंड इनफॉर्मल। इनफॉर्मल मतलब कि किसी, जैसे गांव में साहूकार होते हैं, गांव में बड़े बड़े जो पेट फुला के बैठ जाते हैं, मनी लेंडर जिसे आप बोलते हैं, दे आर व्हाट? दे आर इनफॉर्मल फाइनेंशियल इंटरमीडिएटरीज एंड दे चार्ज अ वेरी हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो इनफॉर्मल, तो आपने सुना होगा ना कि लोन को चुकाने के लिए इतना इंटरेस्ट हुआ जाता है कि इंटरेस्ट चुकाते चुकाते इंसान मर जाता है और वो डेट ट्रैप में फंस जाता है। डेट मतलब जो पैसा उधार में लिया था उसके जाल में फंस जाता है, ट्रैप में फंस जाता है। तो एक इनफॉर्मल होते हैं, एक फॉर्मल होता है। इनफॉर्मल की बात हम तो नहीं करेंगे, जाहिर सी बात है। हम किसके बारे में बात करेंगे? फॉर्मल फाइनेंशियल इंटरमीडिएटरीज के बारे में बात करेंगे। और ये आपके सामने पूरा चार्ट है।
तो लिखिए, एक तरफ बैंक बनाइए और एक तरफ नॉन बैंक बनाइए। तो दो तरह के फॉर्मल फाइनेंशियल इंटरमीडिएटरीज होते हैं, वन इज बैंक एंड द अदर इज नॉन बैंक। और बैंक दो टाइप के होते हैं, वन इज कमर्शियल बैंक एंड सेकंड इज कोऑपरेटिव बैंक। एंड नॉन बैंक्स आर ऑफ फोर टाइप्स, वन इज ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, थ्री टाइप्स, वन इज ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, प्राइमरी डीलर्स एंड दी एनबीएफसी, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज। ये क्या होते हैं ये सब मैं पढ़ाऊंगा, ये क्या होता है ये सब मैं पढ़ाऊंगा। यू जस्ट नीड टू ड्रॉ। पहले हम अपने दिमाग में स्ट्रक्चर तो बना ले पूरा, एक बार स्ट्रक्चर बना लेंगे ना फिर हमें कोई दिक्कत नहीं होगी। सो वी आर मेकिंग स्ट्रक्चर टुडे, ये स्ट्रक्चर अपने दिमाग में बैठाने वाले हम। आइए आप बैंक के अंदर लिखिए, आप बैंक के अंदर लिखिए कमर्शियल लिखिए एंड कोऑपरेटिव लिखिए। कमर्शियल बैंक में लिखिए पब्लिक बैंक हो सकता है लाइक एसबीआई, प्राइवेट बैंक हो सकता है लाइक आईसीआईसीआई बैंक, फॉरेन बैंक हो सकता है जैसे कि स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक है, डिफरेंशियल बैंक हो सकते हैं। सो दीज थ्री आर कॉल्ड यूनिवर्सल बैंक एंड देयर कैन बी अ फोर्थ कैटेगरी दैट इज कॉल्ड डिफरेंशियल बैंक लाइक रीजनल रूरल बैंक, इनके बारे में भी पढ़ाऊंगा, लोकल एरिया बैंक, स्मॉल फाइनेंस बैंक एंड द पेमेंट बैंक। सो देयर आर टू टाइप्स ऑफ बैंक, यूनिवर्सल बैंक एंड डिफरेंशियल बैंक। इनके बीच का डिफरेंस क्या है ये भी समझाऊंगा। यू जस्ट डोंट नीड टू वरी अबाउट इट, मैं सबको समझाऊंगा। पहले मैं आपको स्ट्रक्चर बना रहा हूं ताकि आपको यह समझ आ जाए कि हम पढ़ने क्या वाले हैं और आपके दिमाग में एक बैंकिंग का पूरा स्ट्रक्चर समझ में आ जाए। ठीक है, तो पब्लिक, प्राइवेट, फॉरेन, डिफरेंशियल, सो दीज थ्री आर क्यूमुलेटिव कॉल्ड यूनिवर्सल बैंक एंड दिस फोर्थ कैटेगरी, ये जो चार बैंक लिखे हैं इनको हम क्या बोलते हैं, डिफरेंशियल बैंक। दीज आर कॉल्ड डिफरेंशियल बैंक। कोऑपरेटिव बैंक में दो तरह के बैंक होते हैं, एक अर्बन कोऑपरेटिव बैंक जो अर्बन एरियाज में होते हैं, एक रूरल कोऑपरेटिव बैंक जो रूरल एरियाज में होते हैं। अर्बन कोऑपरेटिव में अगर सिर्फ एक स्टेट में है तो उसे हम बोलते हैं सिंगल स्टेट, अगर वो दो या दो से ज्यादा स्टेट में है तो हम उसे बोलते हैं मल्टी स्टेट। एंड दे कैन बी शेड्यूल्ड अर्बन कोऑपरेटिव बैंक या नॉन शेड्यूल्ड अर्बन कोऑपरेटिव बैंक। शेड्यूल क्या होता है, नॉन शेड्यूल क्या होता है, आई लव टू टीच यू, आई विल टीच यू। सुनो है ना, यस। फिर उसके बाद रूरल लिखा है, रूरल में शॉर्ट टर्म के लिए, लॉन्ग टर्म के लिए। जब आप इतना बना लें तब मुझे बताएं तो मैं आपको आगे रूरल भी लिखवा दूंगा। तो वन बाय वन करके मैं आपको पूरा एक चार्ट ही बनवा दूंगा ताकि आपको कोई दिक्कत ना आए। और आप मुझे अपना थम्स अप देना मत भूलिएगा, दैट्स द थंडर। है ना, तो जरूर दीजिएगा ताकि मैं आपको समझ पाऊं कि आपने लिख लिया है और हम आगे चल पाए। आज मैं लाल लाल टमाटर के साथ मैं अनियन भी लेके बैठा हूं, है ना, ठीक है, तो जरूरत पड़ी तो अनियन का भी यूज कर लेंगे। ओके ओके, लिख लिया, चलिए रूरल लिख लीजिए। रूरल में शॉर्ट टर्म के लिए लिखिए स्टेट कोऑपरेटिव बैंक होते हैं, स्टेट के लेवल पे स्टेट कोऑपरेटिव बैंक, डिस्ट्रिक्ट के लेवल पे डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक, और एकदम छोटे लेवल पर एग्रीकल्चर बैंक, प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटीज। अनुभव कह रहा है रोज लाना था सर। अरे अनुभव कोई रोज दे ही नहीं रहा, लाए कहां से। ऐसा समझ लो मैं खुद गुलाब हूं, खुद तुम्हें पढ़ाने आया हूं, बस यही कह सकता हूं। अपनी तारीफ में खुद ही कर लेता हूं। तो रूरल वाला दिखा तो ना अविनाश, अब पहले रूरल लिख लो फिर मैं दिखाता हूं अर्बन, दोबारा दिखा देता हूं। शॉर्ट टर्म स्टेट के लेवल पे कौन सा बैंक होगा रूरल में, स्टेट कोऑपरेटिव बैंक। डिस्ट्रिक्ट के लेवल पे कौन सा होगा, डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक। और एकदम एग्रीकल्चर लेवल पे यानी एकदम रूरल एरियाज पे क्या होगा, प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटी। उसके बाद लॉन्ग टर्म में देखेंगे तो प्राइमरी कोऑपरेटिव एग्रीकल्चर एंड रूरल कोऑपरेटिव बैंक एंड स्टेट कोऑपरेटिव एग्रीकल्चर एंड रूरल कोऑपरेटिव बैंक। बस नाम आपको एक बार पता होगा तो पूरा स्ट्रक्चर पता होगा, बाकी इनका कोई काम नहीं है, इनको तो हम पढ़ेंगे भी नहीं, इनको तो हम पढ़ेंगे भी नहीं, ठीक है। लॉन्ग टर्म में प्राइमरी कोऑपरेटिव एग्रीकल्चर एंड रूरल कोऑपरेटिव बैंक एंड स्टेट कोऑपरेटिव एग्रीकल्चर रूरल कोऑपरेटिव बैंक। और अर्बन में क्या लिखा था देख लो, सिंगल स्टेट, मल्टी स्टेट, शेड्यूल एंड नॉन शेड्यूल। हम तो इनको याद भी नहीं करेंगे, बस आपको एक स्ट्रक्चर समझाने के लिए समझा दिया, इनका यूज है नहीं, इनको हम पढ़ेंगे नहीं आगे चल के, है ना।
जो पढ़ने लायक होगा वो जरूर पढ़ेंगे, यहां पर फोकस करेंगे। डन, लिख लिया? यस। चलिए चलिए, तो नॉन बैंक की तरफ लिख लीजिए। ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, जिसमें चार तरह के, 5 टाइप्स के हैं। एक एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक, इनके बारे में पढ़ाऊंगा मैं। नबार्ड, एनएचबी, सिडबी एंड नेफिड, ये सब पढ़ाएंगे हम, आप टेंशन मत लो। तो ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस क्या होते हैं, ये सब पढ़ेंगे। प्राइमरी डीलर्स एंड दी एनबीएफसी, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज। तो एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर रिसर्च एंड डेवलपमेंट, नेशनल हाउसिंग बैंक, स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, नेशनल बैंक फॉर फाइनेंसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट, ये इनकी फुल फॉर्म है। जस्ट डोंट वरी, जब हम इनको पढ़ेंगे तो इनके फुल फॉर्म भी हम लिख लेंगे। ठीक है, तो अब ये लिख लो आप। तो आपका पूरा का पूरा स्ट्रक्चर बना दिया मैंने अब। डन, आई विल वेट फॉर यू। आराम से लिखिए, कोई बात नहीं। डन, एवरीबॉडी डन? पूछ रहा हूं मैं आपसे, पक्का? यस, ओके। तो अब आपको ये पूरा का पूरा स्ट्रक्चर दिख रहा है क्या? बोलो भाई, ये पूरा स्ट्रक्चर दिख रहा है क्या? आपको समझ में आ रहा है कि मैं आपके साथ क्या कर रहा हूं? हमने पूरा का पूरा स्ट्रक्चर देख लिया। यस, अंडरस्टूड? लॉन्ग टर्म देखना है किसी को? देख लो भाई, कोई बात नहीं। अब हेडिंग डालिए, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन यूनिवर्सल एंड डिफरेंशियल बैंक। हेडिंग डालिए, डिफरेंस बिटवीन यूनिवर्सल एंड डिफरेंशियल बैंक। यूनिवर्सल एंड डिफरेंशियल बैंक। डिफरेंस बिटवीन यूनिवर्सल एंड डिफरेंशियल बैंक। अच्छा, यूनिवर्सल मतलब पूरे यूनिवर्स में, यूनिवर्स मतलब सब जगह एकदम ट्रू है वो, जहां जहां पर भी एप्लीकेबल है। पर डिफरेंशियल बैंक, बिकॉज दे आर डिफरेंट, दे आर डिफरेंट, दैट्स वाई इनका नाम क्या है, डिफरेंशियल बैंक। बट मुझे समझना पड़ेगा हाउ दे बोथ आर डिफरेंट, तभी समझ में आएगा। तो जो यूनिवर्सल बैंक है वो ब्रांचेस अपनी कहां कहां ओपन कर सकता है, एनीवेयर, तभी तो ये यूनिवर्सल है। बट डिफरेंशियल बैंक में एक ज्योग्राफिकल रिस्ट्रिक्शन होता है कि आप यहीं पर अपनी ब्रांचेस ओपन कर सकते हैं, लाइक लोकल एरिया बैंक एंड रीजनल रूरल बैंक्स। ये रूरल, जैसे रीजनल रूरल बैंक है तो रूरल एरियाज में ही अपना ब्रांचेस ओपन कर सकते हैं, हर जगह ओपन नहीं कर सकते हैं। सो व्हाई आरआरबी एंड एलएबी इज डिफरेंट, बिकॉज ज्योग्राफिकल रिस्ट्रिक्शन होता है। तो यूनिवर्सल बैंक कहीं पर भी ब्रांचेस ओपन कर सकते हैं, पर डिफरेंशियल बैंक के लिए क्या होता है, एक लिमिट होती है कि इतने ही एरिया में आपको, इतनी ही जगह पर आपको अपना ब्रांचेस ओपन करना पड़ेगा। फिर सेकंड डिफरेंस इज एक्सेप्ट। जो यूनिवर्सल बैंक होते हैं ये डिमांड डिपॉजिट एंड टाइम डिपॉजिट दोनों एक्सेप्ट कर लेते हैं। ये डिमांड डिपॉजिट क्या होता है, टाइम डिपॉजिट क्या होता है, ये मैं आपको समझाने वाला हूं, पहले आप लिख लो, फिर मैं इसको एक्सप्लेन करूंगा। लेकिन ऑन दी अदर हैंड जो डिफरेंशियल बैंक होते हैं वो सिर्फ लिमिटेड डिपॉजिट लेते हैं। ये कितना भी डिपॉजिट ले सकते हैं, कितना भी अमाउंट, 1 करोड़, 2 करोड़, 10 करोड़, 20 करोड़, कितना भी एक्सेप्ट कर सकते हैं। पर डिफरेंशियल बैंक, लाइक एग्जांपल पेमेंट बैंक जो होते हैं, वो पेटीएम पेमेंट बैंक हो गया, एयरटेल पेमेंट बैंक हो गया, दे कैन एक्सेप्ट ओनली अप टू अ सर्टेन लिमिट, लाइक 2 लाख रुपीज का ही डिपॉजिट एक्सेप्ट करेंगे ऐसे बैंक। सो पेटीएम पेमेंट बैंक में एक लिमिट है कि 2 लाख रुपीज से ज्यादा डिपॉजिट एक्सेप्ट नहीं कर सकता। अगर आप 2 लाख रुपए से ज्यादा रख दोगे तो वो 2 लाख रुपए से ज्यादा रखने के बाद उसको फिक्स डिपॉजिट में कन्वर्ट कर देगा, दैट टू विद द अदर बैंक पार्टनरशिप। सो डिफरेंशियल बैंक कैन एक्सेप्ट अ डिपॉजिट अप टू अ लिमिट।
बट यूनिवर्सल बैंक कैन एक्सेप्ट अ डिपॉजिट विदाउट अ लिमिट। ये डीटीएल क्या है मैं समझाने वाला हूं, मान ली, जस्ट डोंट वरी, मैंने अभी बोला। डीटीएल का मतलब है डिमांड एंड टाइम लाइबिलिटी, अभी लिखवाऊंगा। आप समझ रहे हैं ना, जब मैं आपको लेंडर और बोरोवर समझा रहा हूं तो मैं ये तो समझाऊंगा ही, मैं एकदम आपको जीरो से समझा रहा हूं तो मैं तो ये तो समझाऊंगा ही, जाहिर सी बात है। अच्छा, लोन, लोन के बारे में बात करें तो यूनिवर्सल बैंक किसी को भी लोन दे सकता है, लेकिन एक क्राइटेरिया होता है जिसको हम बोलते हैं प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग, पीएसएल। प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग भी हम पढ़ेंगे। तो एक लिमिट होता है, जैसे यूनिवर्सल बैंक अगर 100 रुपीज सबको देते हैं, उसमें सर्टेन रुपीज आपको गरीब लोगों को देना पड़ेगा, जिन्हें हम प्रायोरिटी सेक्टर बोलते हैं। ये किसी को भी लोन दे सकते हैं, नो इश्यूज, बट 40% प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग को देना पड़ता है। ऑन दी अदर हैंड यही क्राइटेरिया डिफरेंशियल बैंक के लिए ज्यादा होता है। जैसे कि पेमेंट बैंक तो लोन दे ही नहीं सकता, पेटीएम पेमेंट बैंक हो, एयरटेल पेमेंट बैंक हो, अगर कोई भी पेमेंट बैंक है वो लोन नहीं दे सकता। लेकिन स्मॉल फाइनेंस बैंक, रीजनल रूरल बैंक ये लोन दे सकते हैं, बट इनको अपने लोन का 75% प्रायोरिटी सेक्टर को देना पड़ेगा। तो जब मैं आपको प्रायोरिटी सेक्टर समझा दूंगा, जब मैं आपको ये लोन कैसे देते हैं, ये पेमेंट बैंक क्या होते हैं ये समझा दूंगा, डीटीएल क्या होता है, तो आपको ये स्ट्रक्चर और ज्यादा समझ में आएगा। तो जब आप रिवाइज करेंगे, जब मैं ये कॉन्सेप्ट पढ़ा दूंगा तो मैं आपको एक बार और दिखा दूंगा, ये फिर आपको ये और ज्यादा समझ में आ जाएगा। लेकिन अभी आप जनरल समझ लीजिए, मोटा मोटा समझ लीजिए कि यूनिवर्सल बैंक कहीं पर भी ब्रांचेस ओपन कर सकते हैं, पर डिफरेंशियल बैंक एक ज्योग्राफिकल रिस्ट्रिक्शन होती है। यूनिवर्सल बैंक कितना भी पैसा डिपॉजिट में एक्सेप्ट कर सकते हैं, पर डिफरेंशियल बैंक के पास एक लिमिट होती है। यूनिवर्सल बैंक कितना भी पैसा लोन में दे सकते हैं, पर सर्टेन अमाउंट 40% उनको प्रायोरिटी सेक्टर में देना पड़ता है। पर डिफरेंशियल बैंक, कुछ बैंक तो लोन दे ही नहीं सकते, दैट्स व्हाई दे आर डिफरेंट। लेकिन कुछ लोग लोन दे सकते हैं, पर अप टू अ लिमिट 75% उनको प्रायोरिटी सेक्टर को देना पड़ेगा, which means different banks are different in orientation. They have a limited branch capacity, they have a limited deposit taking capacity, they have a lending capacity. I hope getting my point. So उनके पास हर चीज डिफरेंट है, that's why they are called differential bank. इसलिए ऊपर जो लिखा था कि पब्लिक बैंक, प्राइवेट बैंक, फॉरेन बैंक, दीज आर यूनिवर्सल बैंक। डिफरेंशियल बैंक आरआरबी, एलएबी, एसएफबी, पीवी, ये क्या है, डिफरेंशियल बैंक है। तो मैंने आपको इसलिए समझाया भी है, ठीक है। आई होप आपने ये नोट डाउन कर लिया। चलिए नोट डाउन करिए, जल्दी से लिखना है, नोट्स बनाने हैं। जितना मजा नोट्स बनाने में है, ये उतना मजा कहीं और नहीं है। आपको अपने हाथ से लिखे हुए नोट्स इतनी जल्दी रिवाइज होंगे, इतनी जल्दी पूछे मत। और जो लोग कहते हैं सर हम वर्किंग हैं एटसेट्रा एटसेट्रा, दे ऑल आर एक्सक्यूजेस माय फ्रेंड। अगर आप वर्किंग भी हैं, अगर आप नोट्स नहीं बना पा रहे हैं, तो आप यूपीएससी को जब टाइम ही नहीं दे पा रहे हैं, तो आप मेंस लिखने भी मत जाइएगा। 3 घंटा मेंस लिखने की प्रैक्टिस भी मत कीजिएगा, क्योंकि आप नोट्स तो बना नहीं पा रहे हैं, तो मेंस लिखने की प्रैक्टिस मत कीजिए। प्री निकाल के क्या ही कर लेंगे, रहने दीजिए, जो कर रहे हैं वो कर लीजिए। आई होप यू गेट माय पॉइंट। अगर आप एफर्ट्स नहीं लगा सकते, तो एग्जामिनेशन में बहुत लोग एफर्ट्स लगा रहे हैं, तो वो जीतेंगे, आप नहीं जीतेंगे। दैट्स अ बिटर ट्रुथ। मैं आपको इतना कड़वा बोल रहा हूं आज के दिन, वो भी क्योंकि मैं चाहता हूं कि आप ये करें, आपका ही फायदा होगा। गॉट माय पॉइंट, अंडरस्टूड, यस। पेटीएम बैंक कभी भी लोन नहीं दे सकता दीपक, वो लोन नहीं देता है, वो पार्टनरशिप कर सकता है किसी और बैंक से, उसकी पार्टनरशिप में पेटीएम फैसिलिटेटर बन सकता है, लेकिन बैंक कोई और होगा जो लोन दे रहा होगा। आई होप गेटिंग माय पॉइंट, यस, ठीक है। चलिए, तो आइए थोड़ा सा वर्किंग समझ लेते हैं। बैंक काम कैसे करता है, बिल्कुल आपको मैं एकदम इजी टर्म्स में समझाता हूं, आपको पता भी है बैंक वर्क कैसे करता है। बैंक डिपॉजिटर से, मैं अपना पैसा बैंक में डिपॉजिट करवाने गया, तो मैं क्या हूं, डिपॉजिटर हूं, क्योंकि मैं अपना पैसा डिपॉजिट करवाता हूं। तो बैंक क्या है, लाइक फॉर एग्जांपल एसबीआई, ये बैंक है। ये बैंक क्या करेगा, अगर मैं बैंक में एसबीआई में जाकर अपना पैसा डिपॉजिट करा रहा हूं, तो हु एम आई एम अ डिपॉजिटर, आई एम अ इन्वेस्टर इन द बैंक, आई एम अ डिपॉजिटर, यस, मैं पैसा डिपॉजिट कर रहा हूं बैंक में। तो बैंक डिपॉजिटर से पैसा लेगा, डिपॉजिट एक्सेप्ट करता है। लेकिन why the hell I'm going to the bank and depositing my money? Why the hell I'm going to the bank and depositing my money? Because I want to banks to give me some interest on my money. तो बैंक प्रॉमिस करता है कि हे तुशांत, इफ यू आर डिपॉजिटिंग 100 रुपीज, we are going to offer you 4% interest rate on an annual basis. So at the end of the year, I'm going to pay 104 rupees to you. So I'm happy. Why I'm happy? बैठे बिठाए मेरा पैसा बढ़ रहा है, so I'll deposit in the bank ना। लेकिन ये बैंक जो है, ये बैंक हमको ये पैसा 4% दे क्यों रहा है इंटरेस्ट रेट, क्योंकि बैंक इस पैसे का कुछ तो करता होगा, इसमें कुछ अर्न करता होगा।
तो बैंक इज डूइंग व्हाट? बैंक इज गिविंग मनी, एडवांसिंग लोन्स टू द बोरोवर्स। बोरोवर वो इंसान है जो पैसा बोरो करता है, जो पैसा मांगता है। तो बोरोवर को पैसे की नीड है, पैसे की नीड है, तो बैंक इसको क्या देता है? लोन देता है, और इनसे हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज करता है। लेट्स से बैंक इज चार्जिंग 9% फ्रॉम दी बोरोवर। तो अगर इसको 100 रुपीज का लोन दिया तो बैंक को कितना मिलेगा? 109 रुपीज मिलेगा। और मैंने 100 रुपीज बैंक को दिए, तो बैंक मुझे कितना वापस करेगा? 104 रुपीज। तो जो बीच में 5 रुपया बच गया, ये 5 रुपए बैंक का पैसा है, बैंक इसी से पैसे कमा रहा है। और इसी को हम बोलते हैं, जो रेट ऑफ इंटरेस्ट में लोन दिया और जो रेट ऑफ इंटरेस्ट बोरो डिपॉजिटर को पे किया, इनके बीच का जो डिफरेंस होता है उसको बोलते हैं नेट इंटरेस्ट मार्जिन। नेट इंटरेस्ट मार्जिन। व्हाट इज नेट इंटरेस्ट मार्जिन? द बोरोइंग लेंडिंग रेट जो होता है, जिस रेट ऑफ इंटरेस्ट पे हम लेंड करते हैं किसी को, उसको हम लेंडिंग रेट बोलते हैं, और जिससे डिपॉजिट एक्सेप्ट करते हैं उसको डिपॉजिट रेट बोलते हैं। इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस होता है, वो डिफरेंस क्या है? नेट इंटरेस्ट मार्जिन है। और यही नेट इंटरेस्ट मार्जिन है जिस पैसे से बैंक अपने रेंट दे रहा है, जहां पर वो है, इलेक्ट्रिसिटी पे कर रहा है, सैलरी दे रहा है, और बाद में जो कुछ बच जाएगा वो बैंक का जो ओनर होगा उसका प्रॉफिट होगा, जैसा कि हम सब करते हैं। करेक्ट है? यस, बिल्कुल ठीक है। यस, तो डिपॉजिट जो है वो दिया, डिपॉजिट वाले को क्या मिलेगा? डिपॉजिट रेट मिलेगा। और लेंड किया तो लेंड वाले को क्या मिलेगा? लेंडिंग रेट देना पड़ेगा। उसके बीच का जो डिफरेंस होता है उसे हम नेट इंटरेस्ट मार्जिन बोलते हैं। गॉट द पॉइंट? अंडरस्टूड? यस, एकदम बेसिक पढ़ा रहा हूं। बैंकिंग आपको मुझे पता है, आपको बैंक पता है। देन ऑल्सो आई एम एक्सप्लेनिंग यू लेंडिंग रेट एंड द डिपॉजिट रेट, ताकि दिमाग में कभी भी कोई कंफ्यूजन ना हो। जिस रेट ऑफ इंटरेस्ट पे बैंक लेंड करता है उसको लेंडिंग रेट बोलते हैं, जिस रेट ऑफ इंटरेस्ट पे आप डिपॉजिट कर रहे हो बैंक को, उसको डिपॉजिट रेट बोलते हैं। ठीक है? यस, अब मेरी बात समझो। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया बैंक कैसे काम कर रहा है? यस, अगर सुनो, अगर मैंने आपको अपना पैसा दिया, ये पैसा किसका है? ये पैसा किसका है? समझो इस बात को, ये पैसा किसका है? ये पैसा मेरा है। अगर लेट्स से दिस इज मी एंड आई एम गिविंग दिस मनी टू लकी, हे लकी, आई एम लेंडिंग यू दिस मनी। मैं लकी को 500 रुपीज दिया। अगर मैंने लकी को 500 रुपीज दिया, देन दैट मीन्स 500 रुपीज इज व्हाट? 500 रुपीज इज माई रूपी, इट्स नॉट लकी रुपीज। करेक्ट? तो अगर 500 रुपए मेरा है, सो व्हाट इज 500 फॉर मी? दिस इज असेट फॉर मी, asset for me. Why this is asset for me? Because I have given you 100 rupees. जो मेरा है वो asset है, तभी मैंने आपको दिया, क्योंकि ये मेरा है तभी मैंने आपको दिया। दिस इज asset for me. और मैंने अगर आप लकी आपको 500 रुपीज दिया है, तो आपको मैंने लोन दिया है, तो आप लेट से मुझे 600 रुपीज एक महीने बाद वापस करोगे। So my 500 rupees has earned the interest of what? 100 rupees. So my 500 rupees go to the work and काम करने के बाद मुझे 100 रुपीज कमा कर दिया। तो लकी को मैंने 500 रुपीज दिए, लकी ने मुझे 600 रुपीज दिए। So I have earned 100 rupees on 500 rupees. I hope you got my point. So 500 रुपीज ने, ये 500 रुपीज का जब मैंने लोन दिया था, इसने पैसा कमा के लाया। ये मेरे लिए क्या है? असेट है। असेट वो होते हैं जो आपके लिए पैसा अर्न करते हैं। लेकिन यही 500 मैंने लकी को दिया था, लकी के लिए क्या है? लाइबिलिटी है। लकी के लिए क्या है? लाइबिलिटी है। तो मेरा असेट है क्योंकि वो मेरा है, लेकिन लाइबिलिटी, लकी के लिए लाइबिलिटी क्यों है? क्योंकि लकी को ये पैसा वापस करना है मुझे, प्रिंसिपल और इंटरेस्ट के साथ। तो लकी ने मुझे 500 रुपए वापस किया और 100 रुपीज और वापस किया। क्यों वापस किया? क्योंकि लकी की लाइबिलिटी है, क्योंकि लकी का पैसा नहीं है ये। करेक्ट? तो अगर इसी कॉन्सेप्ट को यहां लगा दें, डिपॉजिटर ने अपना पैसा डिपॉजिट किया, तो डिपॉजिटर के लिए क्या है? असेट है। लेकिन बैंक को इसका पैसा इंटरेस्ट के साथ वापस करना है, तो बैंक के लिए क्या है? लाइबिलिटी है। इन दोनों के बीच का जब रिश्ता देख रहे हैं, जब हम डिपॉजिटर और बैंक के बीच का रिश्ता देख रहे हैं, तो ये जो है डिपॉजिटर, उसने पैसा दिया तो उसके लिए असेट है, और बैंक के लिए क्या है? लाइबिलिटी है। करेक्ट? लेकिन जब यही सेम पैसा बैंक इसको देता है, किसको? बोरोवर को। तो जब बोरोवर को दिया तो बैंक अपना पैसा समझ के देगा ना, तो बैंक के लिए एसेट है। इन दोनों के बीच में, इन दोनों का रिश्ता।
बैंक के लिए एसेट है, पर बोरवर को पैसा वापस करना है, तो बोरवर के लिए क्या है? लाइबिलिटी है। सो असेट एंड लाइबिलिटी कब कौन है, डिपेंड्स ना, कि अगर बैंक एंड बोरवर के बीच में बात हो रही है तो बैंक का असेट है, बोरवर की लाइबिलिटी है। ठीक है, गॉट माय पॉइंट, अंडरस्टूड। लेकिन अगर हम डिपॉजिटर और बैंक के बीच में बात कर रहे हैं तो डिपॉजिटर के लिए एसेट है, बैंक की लाइबिलिटी है। इतनी बात समझ में आई? तो आई होप असेट एंड लाइबिलिटी समझ में आया आपको। तो असेट एंड लाइबिलिटी क्या है? असेट क्या है? जो मेरा है, हमेशा याद रखना, असेट क्या है? जो मेरा है। और लाइबिलिटी क्या है? अगर आपने किसी से लिया है, आपको वापस करना है, तो वो लाइबिलिटी है, वो लाइबिलिटी है। अब मेरी बात समझो, आप बैंक में जब जाते हैं तो बैंक में पैसा जब आप जाते हैं देने, तो आप दो तरीके से दे सकते हो कि हे बैंक, आई वॉन्ट टू डिपॉजिट माई मनी, आई वॉन्ट टू डिपॉजिट माई मनी, बट जब मेरा मन करेगा मुझे वापस भी लेना है आपसे पैसा, सो टुडे आई एम डिपॉजिटिंग 500 रुपीज टू यू, बट जब मेरा मन करेगा, वेन एवर आई वॉन्ट, आई कम टू द बैंक एंड आई आस्क माई मनी बैक, एंड यू कैन नॉट डिनाई. So as a depositor, I'm telling to the bank, hey bank, I'm depositing my money to you, but whenever I want the money back. So on my demand, you should give my money. इस तरह के डिपॉजिट को बोलते हैं डिमांड डिपॉजिट. डिमांड डिपॉजिट का मतलब है कि ऑन माई डिमांड आई वॉन्ट माई मनी बैक, सो आई एम डिपॉजिटिंग माई मनी विद अ प्रॉमिस दैट कि जब मैं पैसा डिपॉजिट कर रहा हूं, जब भी मुझे चाहिए मुझे वापस दे दोगे, बिना क्वेश्चन पूछे, सवाल नहीं पूछोगे. सो इसे हम बोलते हैं डिमांड डिपॉजिट. दूसरा क्या होता है? अगर मैं अपना पैसा एक समय के लिए फिक्स कर दूं अकाउंट, फिक्स्ड डिपॉजिट, या इसी को मैं बोलता हूं टाइम डिपॉजिट. टाइम डिपॉजिट का मतलब कि मैं बैंक के पास गया, बैंक से बोला 500 रुपीज आई वॉन्ट टू डिपॉजिट इन योर बैंक फॉर 1 ईयर. तो बैंक चालाक है. बैंक कहेगा जब भी तुम अपनी मर्जी से मांगोगे तो मैं लो रेट ऑफ इंटरेस्ट दूंगा, लेकिन अगर तुम फिक्स डिपॉजिट या टाइम डिपॉजिट करवाओगे तो मैं हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट दूंगा. वाई? ताकि मैं आपको लालच दे सकूं और आप ज्यादा समय के लिए हमारे बैंक में पैसा जमा करवाएं. So demand deposit, which means कि on my demand you have to give my money back. But time deposit, for a certain amount of time you have deposited your money with the bank. लेकिन अगर उस टाइम से पहले आप मांगोगे, बैंक पैसा दे तो देगा, पर बैंक आपके ऊपर पेनल्टी चार्ज करेगा, क्योंकि आपने बैंक से प्रॉमिस किया था कि बैंक मैं तुम्हारे पास इतने समय के लिए पैसा रख रहा हूं या रख रही हूं. Got my point? Understood? Yes. So what is fixed deposit? What is time deposit? For a fixed time period, you have deposited your money. तो चाहे वो टाइम डिपॉजिट हो, चाहे वो डिमांड डिपॉजिट हो, दे बोथ आर डिपॉजिट एंड दे बोथ आर लाइबिलिटी फॉर द बैंक. चाहे डिमांड डिपॉजिट करवाइए बैंक में, चाहे टाइम डिपॉजिट करवाइए बैंक में, दे बोथ आर लाइबिलिटी ऑन द बैंक. देखो, बिना कॉन्सेप्ट समझे सवाल पूछते रहोगे तुम खुद ही परेशान हो जाओगे. पहले समझ तो लो, पूरा समझ तो लो एक बार. जब मैं आपसे पूछूं डाउट पूछ लो तब पूछोगे. ऑफलाइन क्लास में क्या करते हो? जब डाउट आता है तो बस खड़े होके बस बोलने लगते हो क्या? ऐसा नहीं करते हो ना. क्या करते हो? जब आप पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा उसके बाद जब मैं बोलूंगा कोई डाउट है क्या, तब पूछोगे ना, तब सेंस बनेगा. मैं बीच में कैसे छोड़ के एक्सप्लेन कर सकता हूँ? आई थिंक यू शुड गाइस, ना एग्जामिनेशन आईएएस आईपीएस के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, यूपीएससी ऑफिसर लाइक क्वालिटी, यू मस्ट इन्वॉल्व दैट, है ना. सो लेट मी एक्सप्लेन. सो चाहे डिमांड डिपॉजिट हो चाहे टाइम डिपॉजिट हो, दे बोथ आर लाइबिलिटी फॉर द बैंक. दे बोथ आर लाइबिलिटी बिकॉज यू बैंक नीड टू गिव इट बैक. एक टाइम डिपॉजिट है तो एक सर्टेन टाइम के बाद देना पड़ेगा, डिमांड डिपॉजिट है तो ऑन योर डिमांड देना पड़ेगा. So they both are what? Both are demand plus time. They both are deposit and they both are liability for the bank. So the complete liability on the bank is what? Demand time liability. इसको हम DTL बोलते हैं. The total liability on the bank is what? Demand liability plus time liability. So both combination is what? Demand time liability. Demand time liability. Got the point? Understood? Yes. अब बताओ मुझे क्या क्या क्वेश्चन है. हाँ, डिमांड डिपॉजिट में बिल्कुल ये मैटर नहीं करता कि आप कितने टाइम के लिए जमा कर रहे हो. जब जाओगे डिमांड डिपॉजिट, तो मैंने 4 बार यही बोला है, मान ली 4 बार मैंने यही बोला है, ऑन योर डिमांड बैंक नीड्स टू गिव योर मनी बैक. इसका मतलब क्या होता है ना, सेम चीज. लकी ने सेम मनी अगर किसी को आगे लेंड किया तो लकी के लिए एसेट होगा. बिल्कुल हर्ष,
देखो जो कॉन्सेप्ट मैं पढ़ा रहा हूं अगर वही चीजें तुम लिखोगे तो डाउट थोड़ी लिख रहे हो तुम डाउट थोड़ी लिख रहे हो, मेरी बातें बोल रहे हो तुम, मेरी बातें बोल के क्या करोगे तो मैं तो वही बोल रहा हूँ, बिल्कुल आप सही करेक्ट बोल रहे हैं, है ना। एक ही बात को बोलने के 1000 तरीके हैं, 1000 तरीकों से बोल सकते हैं, करेक्ट, यस। डिटेल डिटेल समझा देता हूं फिर से, डिटेल। तो आप बैंक में क्या करवा सकते हो, डिमांड डिपॉजिट करवा सकते हो या तो टाइम डिपॉजिट करवा सकते हो। ये दोनों डिपॉजिट करवाओगे तो ये दोनों क्या है, बैंक के लिए क्या है, लाइबिलिटी है, बिकॉज बैंक नीड्स टू पे योर मनी बैक विथ इंटरेस्ट। So one is demand liability on the bank and second is time liability on the bank. तो कंप्लीट लाइबिलिटी इज वो डिमांड टाइम लाइबिलिटी। तो अगर डिमांड डिपॉजिट के नाम पे आपने 100 रुपीज बैंक में जमा करवाया, डिमांड डिपॉजिट के नाम पे 100 रुपीज आपने बैंक में जमा करवाया एंड टाइम डिपॉजिट के रूप में आपने 500 रुपीज बैंक में जमा करवाया, तो बैंक के ऊपर कितनी लाइबिलिटी है, 100 प्लस 500 दैट इज इक्वल टू 600 रुपीज की लाइबिलिटी है। तो कितनी लाइबिलिटी है, डिमांड एंड टाइम लाइबिलिटी है। वाई पेनल्टी, क्योंकि आपने बैंक को प्रॉमिस किया था कि आई विल पुट दिस मच मनी ऑन योर बैंक अकाउंट, ऑन माई बैंक अकाउंट इन योर बैंक फॉर अ फिक्स टाइम। दैट्स व्हाई बैंक वाज गिविंग यू 7% इंटरेस्ट रेट, 8% इंटरेस्ट रेट। Now bank is giving you a high rate of interest because you are promising the bank that I am depositing this money for a fixed time period and I won't be asking money before that time. But you are asking now that money before time, so bank will put penalty because you are breaking your promise. I hope you got my point. Correct, yes, understood, पक्का यहां तक समझ में आ रहा है। डिमांड डिपॉजिट में बैंक इंटरेस्ट नहीं देता क्या, क्यों नहीं देता है, डिमांड डिपॉजिट हो या टाइम डिपॉजिट हो, अगर डिमांड डिपॉजिट में 5% या 4% इंटरेस्ट रेट दे रहा है तो टाइम डिपॉजिट में 8% का इंटरेस्ट रेट दे रहा है, दोनों में इंटरेस्ट रेट दे रहा है। अंडरस्टूड, यस। सो दिस इज कॉल्ड डीटीएल, डिमांड एंड टाइम लायबिलिटी। आई होप यू अंडरस्टूड द डीटीएल। अगर आप यहां पर आए तो यहां पर क्या लिखा है, यूनिवर्सल बैंक कैन एक्सेप्ट जितना भी डिमांड डिपॉजिट टाइम डिपॉजिट जितना वो चाहे, एक्सेप्ट एनी अमाउंट ऑफ डिमांड डिपॉजिट एंड टाइम डिपॉजिट, बट डिफरेंशियल बैंक हैव अ लिमिट। Differential bank can accept deposit up to 2 lakh rupees if it's a payment bank. So they have a limited deposit capacity. They have a limited deposit capacity. Got the point? Understood? Yes. तो मैंने आपको डिटेल समझा दिया, साथ में मैंने आपको नेट इंटरेस्ट मार्जिन भी समझा दिया। चलिए, तो असेट भी समझ गए हैं, व्हाट इज असेट एंड व्हाट इज लायबिलिटी। सो व्हाट इज असेट फॉर यू। अब देखो किसी ने सवाल पूछा कि लकी के लिए क्या एट द सेम टाइम वही सेम रुपया असेट भी है लायबिलिटी भी है। हाँ हर्ष, बिल्कुल सही है। अगर मैंने, तो हम किसके कॉन्टेक्स्ट में देख रहे हैं, कौन दो लोग हैं जिनके कॉन्टेक्स्ट में देख रहे हैं। अगर मैंने लेट्स से लकी को पैसा दिया है तो मेरा असेट है, लकी का लायबिलिटी है। पर लकी ने किसी और को पैसा दिया तो लकी का असेट है और जो जिसको पैसा दिया उसके लिए लायबिलिटी है। गॉट द पॉइंट, अंडरस्टूड, बिल्कुल ठीक है यहां तक, अब कोई दिक्कत नहीं ना। ओके, ठीक है। अच्छा, एक कॉन्सेप्ट और होता है, एक कॉन्सेप्ट और होता है, यहीं पे हम समझ लेते हैं। एक कॉन्सेप्ट का नाम होता है नेट डिमांड टाइम लायबिलिटी। नेट डिमांड टाइम लायबिलिटी, हमने डिमांड टाइम लायबिलिटी तो समझ लिया कि जितना डिमांड डिपॉजिट होता है, जितना टाइम डिपॉजिट होता है, बैंक क्या करता है, बैंक को ये पैसा वापस करना है तो बैंक की लायबिलिटी है, इसलिए हम इसको डिमांड टाइम लायबिलिटी बोलते हैं, डिमांड टाइम लायबिलिटी बोलते हैं। पर सर व्हाट इज नेट डिमांड टाइम लायबिलिटी, एनडीटीएल किसे कहते हैं, एनडीटीएल किसे कहते हैं। अब मेरी बात समझो, आप ध्यान से सुनना, बहुत ध्यान से, तुम फोकस नहीं करते हो और ये 3 से 5 सोने वाला समय है, इसके लिए तुम्हारा दिमाग एकदम ऐसा नहीं करना है। मैं पूरे दम के साथ आपको पढ़ा रहा हूं, आप पूरे अटेंटिव होकर सुनिए, एक बार में समझ में आएगा। इससे इजी आपको कोई समझा भी नहीं सकता, दैट्स माय प्रॉमिस टू यू। मेरी तरफ से भी देखो आप, ठीक है। तो हमने अभी तक समझ लिया डीटीएल क्या है। नाउ आई वांट टू अंडरस्टैंड व्हाट इज नेट डिमांड टाइम लायबिलिटी, एनडीटीएल किसे कहते हैं। अच्छा, बैंक को ना हर 15 दिनों में कैलकुलेट करना होता है, हर 15 दिन में, फोर्टनाइट बोलते हैं, हर 15 एवरी 15 डेज में बैंक को ये देखना पड़ता है कि हर 15 डेज में, एवरी 15 डेज में कितना पैसा डिमांड टाइम लायबिलिटी के रूप में बैंक के पास आया, करेक्ट। तो 15 डेज में कैलकुलेशन करते भी हैं। अब मेरी बात समझिए, व्हाट इज एनडीटीएल। अब एक बात समझो, अगर ये एसबीआई है, एसबीआई के पास बहुत ढेर सारा पैसा डिपॉजिट में आ रहा है, लेट्स से एसबीआई के पास 100 करोड़ रुपीस डिपॉजिट में आया, डिपॉजिट में डिमांड टाइम लायबिलिटी है ये,
किसकी? एसबीआई की फॉर 15 डेज। लेट्स से मान लेते हैं कि फर्स्ट फेब से 15 फेब तक कितना पैसा आया एसबीआई के पास? 100 करोड़ रुपीस आया। सो ये 100 करोड़ रुपीस बोथ डिमांड एंड टाइम डिपॉजिट मिलाकर 100 करोड़ रुपीस है। तो ये कितनी लाइबिलिटी है एसबीआई के ऊपर? 100 करोड़ रुपीस की लाइबिलिटी है, डिमांड टाइम लाइबिलिटी है। गॉट द पॉइंट? लेकिन एसबीआई इतना पैसा आया, लेकिन एसबीआई के पास कस्टमर नहीं है, एसबीआई के पास बोरोवर नहीं है जो एसबीआई से पैसा बोरो कर सके। एसबीआई के पास लेट्स से 50 करोड़ रुपीस के बोरोवर हैं जिन्होंने पैसा बोरो किया है, लेकिन एसबीआई का जो 50 करोड़ रुपीस है वो अभी एसबीआई के पास पड़ा हुआ है। यानी 50 करोड़ रुपीस जो है वो एसबीआई के एसेट्स हैं, पर 50 करोड़ रुपीस जो बच गए वो तो कोई काम नहीं कर रहे हैं, उसको लोन में दिया नहीं, वो तो आपको पैसा कमा के लाके नहीं दे रहे हैं अभी। तो ये एसबीआई जो है अगर ये 50 करोड़ रुपीस का लोन नहीं देगा तो क्या होगा? एसबीआई को इंटरेस्ट डिपॉजिट रेट तो वापस करना है, 50 करोड़ का इंटरेस्ट मिलाकर बाकियों जिन्होंने डिपॉजिट दिया है उनको तो पैसा वापस करना है। पर क्योंकि ये लोन में पैसा नहीं जा रहा है तो एसबीआई परेशान है इस बात से। तो एसबीआई एक काम कर सकता है, एसबीआई इतना पैसा आईसीआईसीआई बैंक में जाकर अपना एक अकाउंट खुलवा के, यानी आईसीआईसीआई बैंक में एसबीआई अपना अकाउंट खुलवा के ये 50 करोड़ रुपीस आईसीआईसीआई के पास फिक्स्ड डिपॉजिट करवा सकता है। बिल्कुल करवा सकता है। तो अगर आईसीआईसीआई के पास बहुत कस्टमर है तो आईसीआईसीआई क्या कहेगा कि एसबीआई तुम आओ मेरे यहां पर फिक्स डिपॉजिट कर दो 50 करोड़ रुपीस का, आई डू हैव मेनी कस्टमर्स, आई लेंड टू देम, मैं उनको लेंड कर दूंगा। अब देखो अगर ये 50 करोड़ रुपीस अगर एसबीआई ने आईसीआईसीआई को दे दिए हैं तो दिस 50 करोड़ रुपीस इज नॉट द लाइबिलिटी, क्योंकि वो किसी और बैंक की लाइबिलिटी है, बैंक की बात कर रहा हूं। तो एसबीआई की लाइबिलिटी नहीं 50 करोड़ रुपीस, किसी और बैंक की लाइबिलिटी हो गई, एसबीआई का एसेट बन गया। तो अगर मैं आपसे कहूं कि नेट डिमांड टाइम लाइबिलिटी, इसको हटा देते हैं, नेट डिमांड टाइम लाइबिलिटी पहले कितनी थी? डिमांड टाइम लाइबिलिटी माइनस करेंगे, कितना माइनस करेंगे? जो एक बैंक ने दूसरे बैंक के साथ जितना पैसा फिक्स डिपॉजिट करवा दिया है उतना पैसा माइनस कर देंगे। मतलब 100 करोड़ रुपीस का डिमांड टाइम लाइबिलिटी था, लेकिन एसबीआई ने आईसीआईसीआई में 50 करोड़ रुपीस क्या करवा दिए? जमा करवा दिए हैं। तो इसका मतलब क्या है कि 50 करोड़ की ही नेट डिमांड टाइम लाइबिलिटी है, किसके ऊपर? एसबीआई के ऊपर। गॉट द पॉइंट? अंडरस्टूड? यस। तो व्हाट इज एनडीटीएल? ये लिख लीजिए एक बार। डीटीएल यानी टोटल डिमांड टाइम लायबिलिटी में जब भी नेट निकालना रहता है हमको कुछ ना कुछ माइनस करना रहता है। याद है आपको ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट में माइनस कुछ किया था, उसके बाद नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट आया था, क्या माइनस किया था? डेप्रिसिएशन माइनस किया था। ऐसे ही नेट निकालना है तो टोटल डिमांड टाइम लायबिलिटी में फिक्स डिपॉजिट ऑफ दिस बैंक ऑन द अदर बैंक या विद द अदर बैंक, फिक्स डिपॉजिट ऑफ दिस बैंक विद द अदर बैंक इज कॉल्ड एज नेट डिमांड टाइम लायबिलिटी। अगर एक बैंक दूसरे बैंक के साथ अगर अपना पैसा जमा करवाते, वो दूसरे बैंक का क्या बन जाएगा? लायबिलिटी। उस बैंक का तो एसेट बन गया, तो उसको अपनी लायबिलिटीज में माइनस कर देना पड़ेगा ताकि वो नेट डिमांड टाइम लायबिलिटी निकाल के आ सके। सो एक कॉन्सेप्ट है जिसका नाम है नेट डिमांड टाइम लायबिलिटी, एनडीटीएल का कॉन्सेप्ट है। आई होप यू अंडरस्टूड द एनडीटीएल कॉन्सेप्ट। यस चाहत, ये लिख लीजिए। सो व्हाट इज टोटल डिमांड टाइम लायबिलिटी? डीटीएल कितना है? जितना डिमांड डिपॉजिट में पैसा आ रहा है, जितना टाइम डिपॉजिट में पैसा आ रहा है, वो बैंक को वापस करना है, दैट इज लायबिलिटी ऑन द बैंक। लेकिन व्हाट इज नेट? इफ द बैंक हैज सबमिटेड और पार्क इट्स मनी विद द अदर बैंक, फिक्स डिपॉजिट करवा दिया किसी और बैंक में, अब वो किसी और बैंक की लायबिलिटी है, वहां पे काउंट होगी, लेकिन ये तो एसबीआई का एसेट हो गया, तो उसको माइनस करेंगे तो नेट डिमांड टाइम लायबिलिटी निकल के आएगा। गॉट द पॉइंट? अंडरस्टूड? यस। ओके, चलिए अब हमको एक समझाते हैं जिसे हम बोलते हैं पेड अप कैपिटल। तो शेड्यूल एंड नॉन शेड्यूल बैंक समझाना मुझे। हेडिंग डालिए शेड्यूल बैंक एंड नॉन शेड्यूल बैंक। शेड्यूल बैंक एंड नॉन शेड्यूल्ड बैंक। नाउ आई नीड टू एक्सप्लेन यू टू थिंग्स, शेड्यूल बैंक एंड नॉन शेड्यूल बैंक। हेडिंग डालिए शेड्यूल बैंक एंड नॉन शेड्यूल बैंक, और पहले ये बना लीजिए टोटल, फिर मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा वन बाय वन। चलिए पहले आप ये बना लीजिए, फिर मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं। इसमें कुछ टर्म्स हैं जो बाद में आपको समझ में आएंगे,
जब मैं आपको CRR समझा दूंगा, MSF समझा दूंगा, रेपो रेट समझा दूंगा, तब समझ में आएंगे। अभी आप लिख लीजिएगा, मैं आपको बस 2 चीज समझाने वाला हूँ। शेड्यूल बैंक किसे कहते हैं, नॉन शेड्यूल बैंक किसे कहते हैं। कोई बैंक शेड्यूल बनेगा तो उसमें क्या होगा, उसको मिलेगा, नॉन शेड्यूल बनेगा तो उसमें क्या मिलेगा उसको, तो वो चीज मैं समझा दूंगा। लेकिन जो टर्म्स है लाइक CRR, MSF, RR, LAF, ये जो टर्म्स यहाँ पे लिखे हुए हैं, इसको मैं बाद में समझाऊंगा आपको, जब इनकी बारी आएगी समझाने की। NDTL में बैंक को इंटरेस्ट मिलता है। अगर एक बैंक दूसरे बैंक के साथ फिक्स डिपॉजिट करेगा तो दूसरा बैंक उसको पैसा देगा, जाहिर सी बात है, इंटरेस्ट तो देगा ना, वो फिक्स डिपॉजिट का इंटरेस्ट मिलता रहेगा उसको। जब ये लिख ले तो मुझे एक बार थम्स अप दे दीजिएगा बस। सो आई अंडरस्टैंड कि आपने लिख लिया एंड विल प्रोसीड। डन, लिख लिया आपने पक्का? ओके। ये पूरा जो बैंक मैंने आपको दिखाया, इसका रेगुलेटर कौन है? देखो मैंने सबसे ऊपर बना के रखा है, इसका रेगुलेटर है दी डैड, एंड डैड इज रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। डैड इज रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो पूरे बैंकिंग सेक्टर को रेगुलेट करने वाला कौन है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। यानी बैंक हो या नॉन बैंक हो, सबका डैड, हु इज द डैड? डैड इज रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। करेक्ट। अच्छा, पता है आपको रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बनाया गया था रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934 से। यानी कभी भी हम रूल ऑफ लॉ कंट्री हैं। रूल ऑफ लॉ कंट्री का मतलब ये है, कुछ भी हमें बनाना है, पॉलिटी वाले सर आपको पढ़ा रहे होंगे, आई थिंक रूल ऑफ लॉ आपको पढ़ा दिया होगा, तो जो भी अच्छा है पॉलिटी वाले सर आपको पढ़ा रहे हैं साथ में। तो RBI एक्ट 1934, हम रूल ऑफ लॉ हैं तो एक लॉ पास किया हमने, RBI एक्ट ऑफ 1934, और इससे हमने RBI को बनाया 1935 में। तो RBI को 1935 में बनाया, RBI एक्ट 1934 से। यानी RBI की सारी पावर्स कहां लिखी हुई हैं? RBI एक्ट 1934 से। RBI गवर्न किस एक्ट से होता है? RBI एक्ट ऑफ 1934 से। अब मेरी बात समझना, मेरी बात समझना, अगर RBI एक्ट में आ जाएगा ये, कोई बात नहीं, RBI एक्ट में बहुत ढेर सारे शेड्यूल होंगे, बहुत ढेर सारे शेड्यूल होंगे, करेक्ट। जैसे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में 12 शेड्यूल हैं, ऐसे RBI एक्ट में शेड्यूल होंगे। अच्छा, उन शेड्यूल में एक शेड्यूल होगा सेकंड शेड्यूल, एक शेड्यूल होगा सेकंड शेड्यूल, सेकंड शेड्यूल में भी एक पेज होगा, एक पेज होगा जिसमें नाम होगा, हेडिंग होगी सेकंड शेड्यूल, और उसमें कुछ बैंक के नाम लिखे होंगे। अगर सेकंड शेड्यूल में, RBI एक्ट के सेकंड शेड्यूल में अगर जिन बैंकों का नाम लिखा होता है, उन बैंकों को बोलते हैं शेड्यूल्ड बैंक, उन बैंकों को बोलते हैं शेड्यूल्ड बैंक, उन बैंकों को बोलते हैं शेड्यूल्ड बैंक। तो RBI एक्ट 1934 के अगर सेकंड शेड्यूल में, सेकंड शेड्यूल में जिस बैंक का नाम मेंशन होगा उसको शेड्यूल बोलेंगे, और जिनका नाम मेंशन नहीं होगा तो अरे बाबा, रे बाबा नहीं बोलेगा रे बाबा मैं उसको बैंक, तो उसको मैं नॉन शेड्यूल बैंक बोलेगा, मैं उसको नॉन शेड्यूल बैंक बोलेगा। तो दो तरह के बैंक हो गए। अब अगर सेकंड शेड्यूल में मेंशन है तो शेड्यूल बैंक है, नहीं मेंशन है तो नॉन शेड्यूल बैंक है। अगर मेरी एक कैटेगरी है, जैसे मेरे पास एक पीस ऑफ पेपर है, उस पीस ऑफ पेपर में मैंने अपने दोस्तों का नाम लिख रखा है, यानी ये पीस ऑफ पेपर है, इसमें मैंने जिसका भी नाम लिख रखा है, दे आर माई बेस्ट फ्रेंड,
बाकी मेरे दोस्त हैं, लेकिन इस पीस ऑफ पेपर में जिसका भी नाम आ जाएगा वो मेरे बेस्ट फ्रेंड है। ऐसे ही आरबीआई के एक्ट के सेकंड शेड्यूल में जिसका भी नाम आ जाएगा वो शेड्यूल बैंक होंगे, जिसका नाम नहीं होगा वो नॉन शेड्यूल बैंक होंगे। अच्छा, क्या शेड्यूल बैंक कमर्शियल बैंक हो सकते हैं? हो सकते हैं। क्या शेड्यूल बैंक कोऑपरेटिव बैंक हो सकते हैं? हो सकते हैं। क्या कमर्शियल पब्लिक बैंक हो सकते हैं? बिल्कुल हो सकते हैं। क्या प्राइवेट कमर्शियल बैंक हो सकते हैं शेड्यूल बैंक? बिल्कुल हो सकते हैं। यानी ये ऊपर जो भी लिखा है, ये लोग क्या शेड्यूल या नॉन शेड्यूल हो सकते हैं? हो सकते हैं। बस इनका नाम कहां होना चाहिए? आरबीआई एक्ट के सेकंड शेड्यूल में इनका नाम मेंशन होना चाहिए, बस। सिंपल। तो क्या पब्लिक बैंक हो सकता है शेड्यूल बैंक? पब्लिक कमर्शियल बैंक क्या शेड्यूल कमर्शियल बैंक बन सकते हैं? क्या कमर्शियल बैंक शेड्यूल बन सकते हैं? हाँ, बन सकते हैं। उनका नाम क्या रखेंगे हम? शेड्यूल कमर्शियल बैंक। ऐसे कमर्शियल बैंक जो शेड्यूल्ड हैं उनको क्या बोलेंगे? शेड्यूल कमर्शियल बैंक। जो नहीं है तो क्या बोलेंगे? नॉन शेड्यूल कमर्शियल बैंक। सर क्या बात है, क्या बता रहे हो? अरे एकदम इजी बता रहे हैं कुछ तो बता ही नहीं रहे हैं। इसका मतलब क्या है कि हमें क्या मतलब, हमें बस इतना मतलब है कि आरबीआई के सेकंड शेड्यूल में मेंशन होना चाहिए। आरबीआई एक्ट 1934 के सेकंड शेड्यूल में अगर मेंशन है तो वो बैंक शेड्यूल बैंक है, नहीं मेंशन है तो नहीं है। लेकिन सवाल उठा, दिमाग में उठना भी चाहिए कि भैया कब किसको हम इसकी इस लिस्ट में रखेंगे? सर आपका बेस्ट फ्रेंड बनाने का क्राइटेरिया क्या है ये बता दो, ताकि हम आपकी इस लिस्ट में आ सकें। यही बात है ना? तो ऐसे ही आरबीआई 1934 के सेकंड शेड्यूल में आना है तो क्या क्राइटेरिया है किसी बैंक को फॉलो करने का कि वो शेड्यूल बैंक बन सके? दो क्राइटेरिया। फॉर एग्जांपल, अगर कोई शेड्यूल कमर्शियल यानी कमर्शियल बैंक अगर शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक बनना चाह रहा है, कमर्शियल बैंक अगर शेड्यूल्ड बनना चाह रहा है, चाहे पब्लिक हो चाहे प्राइवेट हो, उसके लिए क्या है? उसकी पेड अप कैपिटल 5 लाख रुपीज होने चाहिए और वो बैंक डिपॉजिटर्स के इंटरेस्ट में काम करे। जैसे हम बोलते हैं गवर्नमेंट के लिए, गवर्नमेंट कौन गवर्नमेंट बनाएगा यूनियन में? जिसकी मेजोरिटी वोट्स होंगे वो गवर्नमेंट बनाएगा, लेकिन वो गवर्नमेंट जो होगी वो वेलफेयर ऑफ द पीपल में काम करे। यही बात है। ऐसे यहां पर कोई भी कमर्शियल बैंक शेड्यूल कमर्शियल बैंक होगा, वो कब होगा? दो कंडीशन। कब उसको हम सेकंड शेड्यूल में रखेंगे? आरबीआई बोलेगा यू आर अ कमर्शियल बैंक, चाहे पब्लिक कमर्शियल बैंक हो चाहे प्राइवेट कमर्शियल बैंक हो, यू आर अ कमर्शियल बैंक। अगर तुमको मेरी सेकंड शेड्यूल में आना है तो योर पेड अप कैपिटल शुड बी 5 लाख रुपीज एंड यू शुड वर्क इन द इंटरेस्ट ऑफ द डिपॉजिटर। सर इंटरेस्ट ऑफ द डिपॉजिटर तो ठीक है कि बैंक पैसा लूटे नहीं उनसे है ना, लेकिन पेड अप कैपिटल क्या है? वो एक और चीज देखो, इंटरेस्ट ऑफ द डिपॉजिटर का क्या मतलब है? बैंक आपसे पैसा ले लिया और बैंक उनको पैसा दे रहा है जो पैसा वापस नहीं कर सकते। बैंक आपसे पैसा ले लिया और उनको पैसा दे रहा है जो पैसा वापस नहीं कर सकते। बैंक तो बैंकरप्ट हो जाएगा, आपका पैसा डूब जाएगा। आई होप गेटिंग माय पॉइंट। तो इंटरेस्ट ऑफ द डिपॉजिटर का मतलब ये भी है कि आपसे पैसा लेके बैंक उनको पैसा दे जो पैसा वापस कर सकते हैं। गॉट माय पॉइंट? लेकिन सर पेड अप कैपिटल क्या है? अरे कैपिटल से याद आया, कैपिटल का मतलब पैसा मनी होता है, करेक्ट? और याद है आपको हमने कहा था कि हम कंपनी बनाएंगे और मैंने कहा था आपसे कि मुझे पैसे की जरूरत है, आई वांट टू रेज मनी इन द मार्केट एंड यू गाइस हैव टोल्ड मी दैट देयर आर टू मेथड्स टू रेज मनी इन द मार्केट, वन इज टू इश्यू शेयर एंड वन इज टू इश्यू बॉन्ड्स, करेक्ट? तो मैंने कहा कि ठीक है, अगर शेयर इशू हैं तो लेट्स से माय कंपनी की 100% शेयर्स की वैल्यू 100 रुपीज है, 100% शेयर की वैल्यू 100 रुपीज है। आई वॉन्ट एवरीबडी, आप में से 100 लोगों को मैं बोल रहा हूं, 100 लोगों को बोल रहा हूं कि आप लोग सब मुझे एक एक रुपया दे दें तो मेरे पास 100 रुपीज आ जाएंगे। लेकिन आप में से क्या किया? आप में से 60 लोगों ने मुझे पैसा दिया, तुरंत दे दिया। 60 रुपीज ने, 60 लोगों ने तुरंत मुझे पैसा पे कर दिया, पेड सर लिख के भेज दिया, सर 1 रुपीज पेड। तो आप 60 लोगों में 60 पीपल ने मुझे पैसा तुरंत पे कर दिया, बट 40 ऑन दी अदर हैंड प्रॉमिस्ड मी कि सर मैं 2-3 दिन में पैसा आपको देता हूं या देती हूं। सो मुझे 100 रुपीज की जरूरत थी, मुझे 100 रुपीज की जरूरत थी। मैं आपको कंपनी में शेयर होल्डिंग दे रहा था, लेकिन आप में से 60 लोगों ने तुरंत मुझे 1 रुपीज दे दिया, तुरंत मुझे पे कर दिया, बट 40 रुपीज ने 40 पीपल ने प्रॉमिस किया दैट सर आई विल पे इन 2-3 डेज। आई सेड ओके। सो व्हाट इज माई पेड अप कैपिटल? कितना पेड अप मुझे मिल चुका है? मुझे 60 रुपीज मिल चुका है। सो 60 रुपीज इज व्हाट? पेड अप कैपिटल, पेड अप कैपिटल। तो ऐसे ही अगर आपको बैंक को शेड्यूल कमर्शियल बैंक बनाना है तो आपकी पेड अप कैपिटल 5 लाख रुपया होनी चाहिए। बैंक के लिए 5 लाख कुछ ही नहीं होता। सो पेड अप कैपिटल 5 लाख रुपीज बस एक कंडीशन है। तो ये तो बैंक तुरंत मीट कर देगा, लेकिन आरबीआई डिसाइड करेगा कौन सा बैंक है जो डिपॉजिटर के इंटरेस्ट में काम करता है।
ये वही बात हो गई कि सुप्रीम कोर्ट बोल रहा है कि हम बताएंगे बेसिक स्ट्रक्चर में क्या क्या होगा। पार्लियामेंट तुम हमें ज्ञान मत दो कि एक बार में बता दो, हम एक बार में नहीं बताएंगे, हम आराम से जजमेंट पे जजमेंट दे दे के हम बार बार जजमेंट के थ्रू बताएंगे कि बेसिक स्ट्रक्चर क्या होता है। यानी पूरा जो पावर किसके पास है, सुप्रीम कोर्ट के पास में। ऐसे ही कौन सा बैंक इंटरेस्ट में काम कर रहा है नहीं काम कर रहा है, इट्स अ वेरी सब्जेक्टिव थिंग। ये आरबीआई डिसाइड करेगा कि मुझे आपको अपनी सेकंड शेड्यूल में रखना है कि नहीं रखना, क्योंकि ये वाला क्राइटेरिया तो आप तुरंत मैच कर दोगे। पेड अप कैपिटल चाहिए, अगर आप अपना बैंक ओपन कर रहे हो और आपको लोगों ने 5 लाख रुपए दे दिए तो आपके पास पेड अप कैपिटल 5 लाख रुपीस हो गई, दैट मींस व्हाट, यू हैव द पेड अप कैपिटल। ये क्राइटेरिया मीट हो गया। पर ये क्राइटेरिया मीट करने के लिए आरबीआई को सेटिस्फाई होना चाहिए। Like in polity, there is a satisfaction of the president. In economy, there is a satisfaction of the Reserve Bank of India. और अगर ये दो कंडीशन मीट हो गई and RBI is happy कि okay these two conditions are met and I am putting you on this second schedule, then you are scheduled bank, scheduled commercial bank, scheduled cooperative bank, जो भी scheduled bank. Got my point? तो अगर scheduled बैंक में आ गए, अगर मेरे कोई बेस्ट फ्रेंड बन गया, आई होप ये आपने लिख लिया, अगर कोई मेरा बेस्ट फ्रेंड बन गया तो बेस्ट फ्रेंड बनने के अपने पर्क्स हैं। मैं उसको कभी भी घर बुला सकता हूँ, वो मेरे घर में कभी भी आ सकता है, रात में बैठा हुआ है, हम बातें कर रहे हैं, मजे कर रहे हैं, क्योंकि मेरा दोस्त है, उसके साथ मैं रो भी रहा हूँ, गा भी रहा हूँ, परेशानियां भी हैंडल कर रहे हैं। तो मेरे बेस्ट फ्रेंड बनने का अपना ही अलग खुशी है। ऐसे ही शेड्यूल कमर्शियल बैंक बनने का, शेड्यूल बैंक बनने का अपना ही एक मजा है। आरबीआई कहेगा आपसे कि आप सीआरआर डिपॉजिट करो। आरबीआई कहेगा बैंक तुम 100 रुपीज तुम्हारे पास एनडीटीएल का आता है, एक सर्टेन परसेंटेज मेरे पास जमा कर दो, क्योंकि मैं आपका पापा हूं। आरबीआई तो पापा है। यस, तो आरबीआई शेड्यूल बैंक को क्या बोलेगा, डिपॉजिट सीआरआर टू आरबीआई, बोलेगा यू आर एलिजिबल टू बोरो डिपॉजिट फंड्स इन द आरबीआई विंडो ऑपरेशंस। आरबीआई बोलेगा जब भी तुम्हें पैसे की जरूरत पड़े तुम मुझसे पैसे मांग सकते हो, क्योंकि तुम मेरे सेकंड शेड्यूल में हो, तुमने मुझे, मेरे बहुत प्रिय हो, तुम मेरे बहुत क्लोज हो, तो आरबीआई तुम्हें लोन देने के लिए तैयार रहेगा। विच मींस तो आप शेड्यूल बैंक हैं तो आपको सीआरआर डिपॉजिट करना पड़ेगा, लेकिन आपके पास एक अवेलेबिलिटी क्या है कि आप जब चाहें जितना पैसा चाहें आप पैसा बोरो कर सकते हैं। किससे, आरबीआई से। और साथ में यू नीड टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ द डिपॉजिटर्स एंड अबाइड बाय द आरबीआई नॉर्म्स। पापा कह रहे हैं कि जो मैं बोलूंगा वो तो करना पड़ेगा, चाहे तुम मेरे कितने भी फेवरेट हो जाओ, स्कूल में एग्जाम में नंबर तो लाने पड़ेंगे। यू मस्ट वर्क इन द टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ द डिपॉजिटर्स एंड अबाइड बाय द नॉर्म्स ऑफ द आरबीआई। लेकिन अगर आपको मैंने सेकंड शेड्यूल में नहीं रखा तो यू आर द नॉन शेड्यूल बैंक। तो अगर आपको पैसा मेरे पास जमा करवाना है सीआरआर के नाम पे, कैश रिजर्व रेशियो बोलते हैं, तो करवा सकते हो, नहीं तो अपने पास रखना है तो अपने पास रख सकते हो। सो दे कैन मेंटेन सीआरआर बट दे मेंटेन विद देमसेल्व्स। अपने पास रख लो, मेंटेन करना है करो। और आरबीआई से अगर पैसा चाहिए लोन में तो आरबीआई की मर्जी है पैसा दे या ना दे, क्योंकि तुम उसके फेवरेट नहीं हो। लेकिन थर्ड पॉइंट, आरबीआई शेड्यूल बैंक में रखे या नॉन शेड्यूल बैंक में रखे, आपका बच्चा फेवरेट हो या बच्चा फेवरेट ना हो, दोनों बदतमीजी नहीं करेंगे। बदतमीजी कोई नहीं कर सकता। यानी आरबीआई कहेगा कि आपको इंटरेस्ट ऑफ द डिपॉजिटर पे तो काम करना है, दैट इज मैंडेटरी, नहीं करोगे तो आरबीआई शट डाउन कर देगा आपको बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट के अंतर्गत। तो बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट क्या अभी मैं पढ़ाऊंगा आपको। तो नॉन शेड्यूल या शेड्यूल बैंक बनने के अपने अपने क्राइटेरिया हैं। आई होप आपको दिख गया और आपको समझ में भी आ गया। लकी लास्ट लाइन कोई बता सकता है, मैंने ही बता दिया। क्यों चिंता करते हो, मैंने देख लिया आपका कमेंट, मैं देखता रहता हूं सबका कमेंट, इसलिए कहता हूं इतने कमेंट मत लिखो, मैं देख लिया, मैं आपको अपने आप बता दूंगा। ठीक है, यस, आई होप दिस इज अंडरस्टूड कि शेड्यूल बैंक बनने का क्या मजा है, नॉन शेड्यूल बैंक बनने का क्या मजा है। चलिए, शेड्यूल बैंक, नॉन शेड्यूल बैंक, कमर्शियल बैंक हो सकते हैं, कोऑपरेटिव बैंक हो सकते हैं, कुछ भी हो सकते हैं। इन 2021-22 एयरटेल पेमेंट बैंक एंड पेटीएम पेमेंट बैंक को शेड्यूल बैंक बनाया गया था। जो समय की न्यूज है इसलिए बता रहा हूं। एयरटेल पेमेंट बैंक को एंड पेटीएम पेमेंट बैंक को, इनको शेड्यूल बैंक बनाया था। यानी आरबीआई ने एयरटेल एंड पेमेंट पेटीएम बैंक को अपने सेकंड शेड्यूल में लिखा था कि आप यहां पर आ गए हैं, अब आप शेड्यूल बैंक हैं, शेड्यूल पेमेंट बैंक है, और आपको अब क्या मेंटेन करना पड़ेगा, सीआरआर मेरे साथ मेंटेन करना पड़ेगा। आपको जब लोन चाहिए तो मैं आपको लोन भी दूंगा, लेकिन आपको अपने इंटरेस्ट ऑफ द डिपॉजिटर में काम करना है और अबाइड बाय आरबीआई नॉर्म्स रहना है। लेकिन पेटीएम पेमेंट बैंक ने क्या किया, एकदम बेड़ा गर्क कर दिया
और फिर आरबीआई ने उसको बहुत फटकार भी लगाई और न्यू डिपॉजिट एक्सेप्ट ना कर सके उसके लिए पाबंदी भी लगा दी। आरबीआई के नॉर्म्स मानना पड़ेगा क्योंकि आरबीआई पूरे बैंकिंग सेक्टर का रेगुलेटर है। आई होप ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया। एक बार कॉन्सेप्ट समझ में आ गया तो मुझे डन बोलिए, मैं आगे चलता हूं। ठीक है, यहां तक मजा आ रहा है? बिल्कुल, यस, डन डन। चलिए, अगर आपने सही में समझा है तो ये सवाल गलत मत करिएगा। अगर आपने सही में समझा है, ऐसे सवाल गलत नहीं होने चाहिए आपसे। चलिए इसका जवाब दीजिए, यहीं पर दीजिए, पोल नहीं करवाऊंगा इस सवाल की। इतना छोटा सवाल, इतना मामूली सा सवाल है, इसको उड़ा दो। असेट और असेट्स दैट द बोरोवर प्लेजेस इन ऑर्डर टू गारंटी रिपेमेंट ऑफ अ लोन इज कॉल्ड। अगर बैंक आपको लोन दे रहा है, बैंक इज गिविंग यू लोन, बैंक लोन दे रहा है आपको, तो बैंक आपको लोन देते समय कुछ आपसे वापस में कहता है रखो, कुछ गिरवी रखो, उसको आप क्या बोलते हैं? उसको आप कोलेट्रल बोलते हैं। देखो मैंने पढ़ाया नहीं है, पर ये कॉन्सेप्ट हमने कैसे पढ़ लिया, इसी के थ्रू पढ़ लिया। कोलेट्रल बोलते हैं। कोलेट्रल यानी बैंक जब भी आपको लोन देगा आपसे कहेगा कि आप कोलेट्रल रखो, चाहे घर गिरवी रखो, चाहे गाड़ी गिरवी रखो, कुछ तो मेरे पास क्या रखो, तुम गिरवी रखो, ताकि अगर आप लोन वापस नहीं करोगे, तो अगर आपका घर मैंने रख लिया, घर के पेपर्स मेरे पास है, तो आई सेल योर हाउस एंड रिकवर माई लोन, आई सेल योर हाउस एंड रिकवर माई लोन। दिस इज कॉल्ड कोलेट्रल, दिस इज कॉल्ड कोलेट्रल। चलो, एक ये सवाल, ये बहुत बढ़िया सवाल है, बहुत ज्यादा बढ़िया सवाल है, ये करो मजा आ जाएगा। चलो दिमाग लगाना, दिमाग। द परसेंटेज बाय विच द मनी द बोरोवर्स पेज बैक exceeds the money that was borrowed is called as। और मैं आपको सब कुछ समझा चुका हूं जीडीपी में नॉमिनल क्या होता है, रियल क्या होता है, नॉमिनल का मतलब क्या होता है, रियल का मतलब क्या होता है। दिमाग लगाओ, यूज योर ब्रेन। क्या बात है, क्या बात है, मजा आ गया, शाबाश। इसका आंसर क्या है? बी, नॉमिनल इंटरेस्ट रेट। वाई नॉमिनल इंटरेस्ट रेट? पहले लिखा क्या है? द परसेंटेज बाय विच द मनी दैट बोरोवर पेज बैक एक्सीड्स द मनी दैट वाज बोरोड। तो अगर कोई बोरोवर है, उसने बैंक से 100 रुपीज लिया था और उसने कितना पे बैक किया है? 108 रुपीज पे बैक किया है, तो कितना परसेंट एक्सीड हुआ? 8% एक्सीड हुआ। तो ये क्या है? ये इंटरेस्ट रेट है, ये इंटरेस्ट रेट है। पर वाई दिस इज नॉमिनल इंटरेस्ट रेट? क्योंकि आपने क्या इन्फ्लेशन को इससे निकाल दिया? इन्फ्लेशन को तो नहीं निकाला ना, इन्फ्लेशन निकाल देते तो रियल बनता, इन्फ्लेशन तो इंक्लूडेड है इसी में। यू हैवंट एडजस्टेड दिस 8% विद द इन्फ्लेशन, दैट्स व्हाई इट्स अ नॉमिनल इंटरेस्ट रेट, इन्फ्लेशन इज इंक्लूडेड। कहा था ना, दिमाग लगाओगे जवाब आएगा। नॉमिनल क्यों? वाई नॉमिनल, वाई नॉट रियल? अगर सोचो आपने 2023 में पैसा दिया था बैंक ने 100 रुपीज, और इसने 2024 में पैसा वापस किया, एक साल में लेट से इन्फ्लेशन हो गया 4%, तो आपने 100 रुपीज बोरो किए थे, आपने कितना वापस किया? 108 रुपीज। आपने कितना इंटरेस्ट रेट आपने वापस किया बैंक को? 8% का इंटरेस्ट रेट वापस किया, करेक्ट? 8% का रिटर्न बैंक को मिला, लेकिन 4% तो इन्फ्लेशन था। इन्फ्लेशन से एडजस्ट करोगे तो 4% बचेगा, इन्फ्लेशन से एडजस्ट करोगे तो 4% बचेगा। लेकिन अगर 4% होता तब हम रियल इंटरेस्ट रेट बोलते, लेकिन अभी हम क्यों बोल रहे हैं नॉमिनल? क्योंकि 8% को आपने इन्फ्लेशन से एडजस्ट नहीं किया, इसलिए नॉमिनल में इन्फ्लेशन होता है, रियल में इन्फ्लेशन नहीं होता है। तो अगर इन्फ्लेशन एडजस्ट कर देते तो रियल होता, एडजस्ट नहीं किया तो नॉमिनल है। बोलो समझ में आया? समझ गए? सीडीएस के सवाल आपको हिला सकते हैं। इस बार के जियो साइंटिस्ट के सवाल जरूर देख लीजिएगा 2025 के, थोड़े दिमाग तो खुलेंगे। यूट्यूब की वीडियोस में भी मैंने शॉर्ट में बनाया है, और मैं थोड़े थोड़े बना के डालता रहूंगा आपके लिए, आप वहां पर भी देख लेना। ठीक है, अंडरस्टूड? यस।
ये समझना बहुत जरूरी है, इनके नाम में मतलब याद है, मैंने इन्फ्लेशनरी, इन्फ्लेशन, रिसेशनरी, रिसेशन, मैंने उससे पूरा सवाल करवा दिया था आपका, वही सेम चीज है। ये बैंक रेट क्या होता है, मैं बैंक रेट समझा दूंगा सही टाइम आने पे, बिल्कुल यस। चलिए अब आइए, पूरे बैंकिंग सेक्टर में अगर मुझे ये पूरा पढ़ना है तो सबसे पहले मैं किसको पढ़ूंगा, डैड को। पहले आरबीआई को पढ़ेंगे, फिर बैंक पढ़ेंगे, फिर नॉन बैंक पढ़ेंगे। तो एकदम इसी को जो आपने बनाया है ना, मैं ऐसे ही पढ़ाऊंगा। अब मैं पहले आरबीआई पढ़ाऊंगा, उसके बाद बैंक में जाऊंगा, कमर्शियल बैंक पढ़ाऊंगा, फिर मैं कोऑपरेटिव बैंक पढ़ाऊंगा, उसके बाद नॉन बैंक जाऊंगा, ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन पढ़ाऊंगा, प्राइमरी डीलर समझाऊंगा, एनबीएफसी समझाऊंगा, तब जाके हमारा ये पूरा कंप्लीट होगा। सो आई एम गोइंग टू प्रोसीड इन अ वेरी स्ट्रक्चर्ड वे। स्ट्रक्चर्ड वे से चलेंगे तो आपके दिमाग में याद रहेगा कि आपने कब क्या पढ़ा है और कैसे ऑर्डर में पढ़ा है। दैट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट, और आपको चीजें बढ़िया समझ में आएंगी। चलिए हेडिंग डालिए, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। हेडिंग डालिए, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, द रेगुलेटर ऑफ द मनी मार्केट। अब मजा आ रहा है, यस। अब डैड के बारे में पढ़ेंगे तो मजा बहुत आएगा, क्योंकि ये बहुत मजेदार इंसान है। अगर इनके बारे में पढ़ना मतलब आपके हर दिमाग के पुरचे पुरचे खोलना। पहले मैं थोड़ी सी कहानी बता देता हूं, उसके बाद मैं कुछ चीजें लिखवाऊंगा आपको, ठीक है। थोड़ा सा हिस्ट्री समझ लेते हैं। ये लिखना नहीं है आपको, ये लिखना नहीं है, ये समझना है, ये स्टोरी है आपके लिए। इन 1913 कमर्शियल बैंक्स वर रिक्वायर्ड टू रजिस्टर अंडर कंपनीज एक्ट। तो हर एक बैंक को अगर बैंक बनना है तो उसको एक एक्ट के अंतर्गत रजिस्टर करना पड़ता था, जिस एक्ट का नाम था कंपनीज एक्ट। बट मॉनिटरिंग वाज लैक्स, देयर वर नॉट मेनी पीपल टू मॉनिटर दोज बैंक्स। कोई सीआरआर नहीं था, कोई एसएलआर नहीं था, कोई बेसल नॉर्म्स नहीं है। ये बेसल नॉर्म्स क्या है, ये सीआरआर क्या है, ये एसएलआर क्या है, मैं समझाऊंगा आपको। यहां से क्या समझना है, 1913 में बैंक्स तो थे, कंपनीज एक्ट में रजिस्टर्ड भी होते थे, पर मॉनिटरिंग करने वाला कोई नहीं था। और 1926 में रॉयल कमीशन ऑन द इंडियन करेंसी, हिल्टन यंग कमीशन ने यह बात रिकमेंड भी की थी कि एक सेंट्रल बैंक बनाइए जिसका नाम रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया होना चाहिए, और वो बैंक क्या करेगा, बाकी बैंकों को रेगुलेट करेगा, बाकी बैंकों को मॉनिटर करेगा। लेकिन ये बात अभी तो मानी नहीं गई। लेकिन जब 1929 में ग्रेट डिप्रेशन आता है यूएसए में, जहां पर मोर देन 450 बैंक्स कोलैप्स कर जाते हैं, यानी बैंकरप्ट हो जाते हैं, तब दिमाग खुलता है, और तब इंडियन इंडियन जो गवर्नमेंट होती है, द ब्रिटिश इंडियन गवर्नमेंट, उस समय सीरियस होकर वो आरबीआई को सेटअप करती है। एंड 1934 में आरबीआई एक्ट 1934 आता है, जो कि आरबीआई को बनाता है, और 1935 में आरबीआई बिकम्स ऑपरेशनल फ्रॉम 1 अप्रैल। 1 अप्रैल को शुरू होता है आरबीआई 1935 में। और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का मेन काम क्या रहता है, हमको बैंक को रेगुलेट करना है ताकि बैंक का फेलियर ना हो सके। एंड विद द फर्स्ट गवर्नर कॉल्ड सर ऑसबॉर्न स्मिथ, पहले आरबीआई के गवर्नर है ऑसबॉर्न स्मिथ। इंडिया का उस समय वॉइसरॉय थे विलिंगडन, और गवर्नमेंट की उस समय पर ओनरशिप कितनी थी, 4.4%। मतलब जब आरबीआई बनाया गया था तो आरबीआई क्या थी, गवर्नमेंट कंपनी थी या नॉन गवर्नमेंट कंपनी थी? इट वाज अ नॉन गवर्नमेंट कंपनी, बिकॉज गवर्नमेंट का कितना ओनरशिप था, ओनली 4.4%। गॉट द पॉइंट, यस। एंड 1935 कमर्शियल बैंक्स fulfilling certain conditions were listed in the second schedule of the RBI Act, and such schedule banks are required to keep CRR with the RBI, जो कि आपने समझा। And in 1943 से 49, CD Deshmukh, the second finance minister of India, becomes first Indian governor of RBI। तो पहला जो गवर्नर था वो इंडियन नहीं था, फर्स्ट गवर्नर, इंडियन गवर्नर ऑफ आरबीआई कौन थे, सीडी देशमुख सर थे। एंड ही आल्सो पार्टिसिपेटेड इन द ब्रेटन वुड कॉन्फ्रेंस इन द यूएसए इन 1944, जहां से डब्ल्यूटीओ, जहां से वर्ल्ड बैंक, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड बन के आया था, आईएमएफ बन के आया था। उस कॉन्फ्रेंस में किसने पार्ट लिया था, उस कॉन्फ्रेंस में सीडी देशमुख जी ने पार्ट लिया था। एंड 1948-49 में हमने क्या किया, जितना भी प्राइवेट इन्वेस्टर्स थे उन सबके शेयर्स को गवर्नमेंट को ट्रांसफर कर दिए अंडर द आरबीआई ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप एक्ट 1948। यानी 1948-49 को आरबीआई को हमने क्या किया, अगर सभी इन्वेस्टर्स के शेयर्स को, प्राइवेट इन्वेस्टर्स के शेयर्स को गवर्नमेंट को ट्रांसफर कर दिए, तो आरबीआई का हमने क्या किया, बोलो उस वर्ड को क्या बोलते हैं, उस वर्ड को क्या बोलते हैं? 4.4% ओनरशिप थी पहले गवर्नमेंट की, अब 100% ओनरशिप हो गई। अब क्या हुआ, नेशनलाइजेशन, करेक्ट, नेशनलाइजेशन हुआ। आरबीआई के नेशनलाइजेशन कब हुआ, 1948-49 को।
ठीक है, एंड दस देयरफॉर आरबीआई गवर्नर आंसरेबल ओनली टू पार्लियामेंट एंड हैज टू पे डिविडेंड टू द गवर्नमेंट फ्रॉम इट्स प्रॉफिट। एंड 1949 को बैंकों को रेगुलेट करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट एक्ट पास किया गया। उस एक्ट का नाम था बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 दैट एम्पावर्ड द आरबीआई टू गिव लाइसेंस टू द कंपनीज टू द ओपन बैंक। लाइसेंस देने का अधिकार कि कौन से बैंक को ओपन करना है, उसका अधिकार आरबीआई के पास आया। कौन से एक्ट ने दिया? बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट ने। RBI giving permission to banks to open new branches, prescribe the auditing and the liquidity norm for the banks such as SLR, protect the interest of the depositor, force elimination, merger of the weak banks। इन सबकी पावर किसके पास आई? किस एक्ट से आई? बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 से आरबीआई को पावर दी गई कि आरबीआई पूरे बैंक्स को ढंग से रेगुलेट कर सके, ढंग से रेगुलेट कर सके। सो दिस वाज अ ब्रीफ हिस्ट्री अबाउट द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। वो कैसे आया और उसके पास क्या क्या पावर है। तो आपको जो लिखना है, पहले आप ये लिखो, सेटअप इन 1935 एंड वर्क्स एज पर द आरबीआई एक्ट ऑफ 1934। यहां से शुरू करेंगे। बिल्कुल, आरबीआई सेटअप इन 1935 and works as per RBI Act of 1934. Initially, its headquarter was in Calcutta, but 1937 it was shifted to Mumbai. RBI is headed by the governor and not more than 4 deputy governor. यानी 5 लोग होंगे। जैसे 5 उंगलियां हैं, ये अंगूठा जो है आरबीआई गवर्नर है, ये जो 4 उंगलियां हैं ये डेप्यूटी गवर्नर है, ये डेप्यूटी गवर्नर है। Sir Osborne Smith was the first governor of RBI and the first governor of the independent India was C.D. Deshmukh. Longest serving governor was Benigal Rama Rao from 1949 to 1957. These are the facts for state examination. बता दे रहा हूं यहां पर, थोड़ी बहुत आपको हिस्ट्री भी याद हो जाएगी इस चक्कर में। And RBI was nationalized by the government of India in 1949 and it is fully owned by the government of India. ये लाइन लिखनी है आपको, और इसके बाद क्या लिखना है मैं बता रहा हूं आपको। पहले ये 6 पॉइंट लिखिए और फिर मुझे बोलिए कि डन, फिर मैं बताता हूं इसके बाद क्या लिखना है। वेरी इंपॉर्टेंट। डन। यस, अब आप लिखिए, अब आप लिखिए। इतना डन हो गया, पहले सब लोग डन बोलो, नहीं तो बाद में बोलोगे सर लास्ट लाइन दिखा दो। डन बोलो पहले। और तुम लोग मेरी बात नहीं मान रहे हो, सब लोग लाइव आ जाना। ये क्लास जो देख रहा है लाइव नहीं आया ना, कल के दिन मर जाओगे तुम। लाइव पढ़ो, 3 से 5 का टाइम यूटिलाइज होगा तुम्हारा। इतनी बार बोलता हूँ, क्यों बोलता हूँ? जानबूझ के। मैं तो रिकॉर्डेड वीडियोस भी प्रोवाइड कर सकता हूँ, मैं तुम्हें लाइव पढ़ा रहा हूँ। आ जाओ आ जाओ आ जाओ, मजे करेंगे। यस, इसके बाद लिखिए ये वाली लाइन, लिखिए ये वाली, यहां से लिखना शुरू कीजिए। 1948 से लिखना शुरू कीजिए, ये पूरा लिखना है आपको। हाँ, लास्ट पॉइंट दिखाते हैं, पहले ये लिख लो। 2 लाइन छोड़ दो, ये लिख लो, नहीं तो ये भी छूट जाएगा, फिर कहोगे सर लास्ट लाइन दिखाने के बाद अब ये दिखा दो, तो पहले ये लिख लो, है ना।
RBI nationalized by the government of India in 1949 and now fully owned by the government of India. ये लास्ट लाइन थी. थैंक यू अशोक, अनूली अशोक. नीरज मैं तुम्हारे दिल में रहता हूँ. नीरज कह रहा कहाँ रहते हो आप? अरे क्या मतलब है, कहीं भी रहें, तुम्हारे पास है हमेशा. 3 से 5 तुम्हारे लेवल पर है. चाय अब लेके बैठी हो श्वेता तो सुड़की मार मार के पियो. सुड़क सुड़क के पियो. काश कोई चाय देने वाला होता मुझे भी. मैं आपके साथ इस चाय सिप करके पी रहा होता, पढ़ा रहा होता, मजे आ जाते. चलें आगे चलें. ये लिख लिया, इसको डन बोलो तो आगे चलें. आपका काम एकदम आसान करने वाला हूं मैं. अनुभव में एक बहुत यूपी के एक बहुत छोटे से गांव का हूं जहां पे बहुत बैकवर्डनेस है. दिल्ली एनसीआर का मैं यहां पैदा नहीं हुआ. चले चले डन पक्का. अब ये लिखो तुम. मैं तुम्हें आरबीआई के हाथ में कौन कौन से शस्त्र हैं वो बता रहा हूं. जैसे हमारे पास सब्जियां बनाने के लिए ये सब्जियां हैं. आलू टमाटर बना लो, आलू प्याज बना लो, टमाटर प्याज बना लो, जो भी करना है वो कर लो. मीन्स आई हैव दीज थिंग्स इन माई हैंड टू मेक समथिंग. ऐसे ही आरबीआई के पास कौन कौन सी पावर्स हैं ये सब मैंने लिख दी हैं. हम एक जगह ये पढ़ लेते हैं, अभी 2 सेकंड का काम है और आपको जीवन में कभी डाउट नहीं होगा. देखो आरबीआई एक्ट 1934 से तो आरबीआई को बनाया गया था. एक इंपॉर्टेंट चीज, आरबीआई इसी से बना था और इसी के सेकंड शेड्यूल में जिस बैंक को मेंशन करते हैं उसको शेड्यूल बैंक बोलते हैं. पहली बात. दूसरा, आरबीआई बैंकों को रेगुलेट करने के लिए कौन से एक्ट से पावर ड्रॉ करता है? बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट से पावर ड्रॉ करता है. तो आरबीआई बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट का पावर यूज करके सभी बैंकों को रेगुलेट करता है. रेगुलेटर का मतलब पता है, फैन की स्पीड को रेगुलेट करने वाला रेगुलेटर. ऐसे पूरे बैंकिंग सेक्टर के कौन पकड़ के ऐसे मोड़ने वाला कौन? अरे मैंने अपने ज्यादा मोड़ दिए. कौन है? बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट का आरबीआई. व्हाट इज पेमेंट एंड सेटलमेंट? अरे टमाटर दो पैसे लो, पैसे दो टमाटर लो, जूते दो पैसे लो, पैसे लो जूते दो. दैट इज व्हाट? पेमेंट एंड सेटलमेंट. तो अगर आप किसी को यूपीआई कर रहे हैं, आप अगर किसी को सेटल कर रहे हैं, पैसा यहां से वहां भेज रहे हैं, मनी का एक फंक्शन था ट्रांसफर ऑफ वैल्यू, याद है? तो अगर पेमेंट एंड सेटलमेंट कर रहे हैं, उस एक्ट के लिए क्या था? उस चीज को गवर्न करने के लिए कौन सा एक्ट है? पेमेंट एंड सेटलमेंट एक्ट 2007 है. पेमेंट एंड सेटलमेंट एक्ट 2007. एंड प्रिवेंशन ऑफ द मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट. मनी लॉन्ड्रिंग का मतलब होता है ब्लैक मनी को धोकर व्हाइट करना. उस एक्टिविटी को रोकने के लिए आरबीआई किस एक्ट से पावर ड्रॉ करता है? प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002. एंड वेरी 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 इंपॉर्टेंट एक्ट, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट. फॉरेन एक्सचेंज का मतलब क्या होता है? डॉलर दो पैसे लो, पैसे दो डॉलर लो, पैसे दो रुपया दो यूरो लो, यूरो लो रुपया दो. विच मीन्स फॉरेन करेंसी को अपनी डोमेस्टिक करेंसी से एक्सचेंज करने वाला. ऐसे एक्ट जो इस चीज को मैनेज करता है उसको हम बोलते हैं फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट. और देखिए 1999. तो अगर मैं बोलूं इसको 25 पक्का 25 ईयर्स कंप्लीट हो गए हैं 2024 में, तो 25 में सवाल पूछा जा सकता है. यूपीएससी प्री 2025 में आप फेमस से सवाल एक्सपेक्ट कर सकते हैं. ये सब चीजें मैं माइंडसेट बिल्डअप प्रोग्राम में बताता हूं, लेकिन आपको बता रहा हूं क्योंकि आप भी मेरे स्टूडेंट हो. आप समझो एक लॉजिक है यूपीएससी का 5, 10, 20, 25. और मैंने एक लॉजिक यूट्यूब पर और भी बताया था कि जो 1994 में था सवाल, वो सेम थीम 2004 में था, वो सेम थीम 2014 में था, सेम सवाल थीम जो था वो 24 में था. ये मैंने डिकोड किया है सर, ये मैंने डिकोड किया है अपनी लाइफ में. इतने दिनों तक प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का एनालिसिस किया हमने ये चीज डिकोड की है. 1993 में जो सवाल था वही सेम थीम 2003 में था,
वही सेम चीज 2013 में था, वही सेम चीज 2023 में पूछी गई है। यूपीएससी एक सेटल्ड पैटर्न पे काम कर रहा है। सो 1995, 2005, 2015 एंड 2025, क्या ये एक लिंक हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। इसमें कितने ढेर सारे थीम्स हैं, ये सब मैं आपको माइंडसेट बिल्डर प्रोग्राम में बताऊंगा। सब कौन से थीम्स हैं, क्या इंपॉर्टेंट थीम्स है हर सब्जेक्ट के, उनमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करने का क्या ढंग है, ब्रह्मास्त्र क्या होते हैं, सवाल नहीं आता पर जवाब आता होगा, अजीब सी चीज है पर आता होगा। ये पैटर्न कौन कौन से पैटर्न है, टाइप ऑफ ऑप्शन कितने होते हैं, टाइप्स ऑफ क्वेश्चन क्या होते हैं, कैसे अटेम्प्ट करने होते हैं, ये सब माइंडसेट बिल्डर प्रोग्राम में सिखाऊंगा, जो कि 15 फरवरी कल से शुरू होने वाला है। तो मैंने प्रमोशन कर लिया, बाकी आप देख लेना, आपको प्रमोशन लगे तो प्रमोशन ठीक है, लेकिन इस कॉन्टेक्स्ट में समझा रहा था इसलिए मैंने बता दिया आपको, बाकी आपकी मर्जी है। तो जो फेमा है, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट, ये 1999 में आया था और इसको 25 इयर्स कंप्लीट हो रहे हैं, तो ये फेमा फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट इंपॉर्टेंट हो सकता है। नीरज, माइंडसेट बिल्डर प्रोग्राम क्या है? हर वीक 1 या 2 वीडियो अपलोड की जाएगी आपके लिए, और वो आप पढ़ेंगे तो सिंपली वो पूरे 4 महीने का कोर्स है। अगर आप 15 फरवरी से लेंगे तो 15 फरवरी से लेंगे, वो 25 मई तक आपके पास रहेगा, सिंपल, जब तक आपका प्री ना हो जाए। और एक एक वीडियो करके 30 लेक्चर्स अपलोड किए जाएंगे आपके लिए। एक बार करके देखिएगा, जीवन में कभी आप अगर मुझे ट्रस्ट करते हैं, एक बार करके देखिएगा। मैं आपको बता नहीं सकता, मैं अंदर से कैसे बताऊं कि हम वहां पर क्या करते हैं। जब आप कर लेंगे ना, अगर आप आज उसकी 10,000 रुपीज की वैल्यू ना, आपको 90,000 रुपीज की वैल्यू समझ में आएगी। जो आपसे 1.5 लाख रुपए लेते हैं ना, और उनकी वैल्यू देख लेना, हमारे 10,000 रुपीज की वैल्यू देख लेना, आपको आउटपुट अपने आप दिख जाएगा। प्री क्वालिफाई करना है, मैं आपसे कहूंगा एक बार करके देखना, ये माइंडसेट बना के देखना, समझ में आएगा आपको। बाकी आपकी इच्छा है, देखो मैं इससे ज्यादा नहीं कर सकता। फेमा 1999, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, आरबीआई एक्ट एंड बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट एंड पेमेंट एंड सेटलमेंट एक्ट। ये जो पावर्स है, ये जो पावर ड्रॉ कर रहा है आरबीआई, इन एक्ट्स के थ्रू कर रहा है, और इसी पावर से पूरे बैंकिंग सेक्टर को, मनी मार्केट को रेगुलेट कर रहा है, पूरे मनी मार्केट को रेगुलेट कर रहा है। अदिति माइंडसेट बिल्डर प्रोग्राम ऐप में है, वहां पर ही अपलोड होगा। यूट्यूब पर जो प्रिडिक्ट द अनप्रेडिक्टेबल सीरीज होती है, वो माइंडसेट बिल्डर प्रोग्राम का ही 2 to 5% हम अपलोड करते हैं, यानी पूरा माइंडसेट बिल्डर प्रोग्राम नहीं अपलोड करते हैं, जाहिर सी बात है। इट्स अ पेड प्रोग्राम, जिसके थोड़े से लेक्चर्स, थोड़ा सा पार्ट, थोड़ा सा कॉन्टेक्स्ट हम वहां पर प्रिडिक्ट द अनप्रेडिक्टेबल सीरीज में भी लॉन्च करते हैं, वहां पर भी डालते हैं। आई होप यू गॉट माय पॉइंट। यस, एक बार करके देखिएगा, मेरे कहने पे आपको समझ में आ जाएगा। आप मेरा नाम बदल दीजिएगा अगर आपको अच्छा नहीं लगा इससे ज्यादा क्या ही बोले टीचर। आई होप यहां तक समझ में आ गया। आइए, मैंने बोला कि एक गवर्नर होंगे और 4 डेप्यूटी गवर्नर होंगे। इस समय पे गवर्नर कौन है? श्री संजय मल्होत्रा जी। पहले कौन थे? श्री शक्तिकांत दास जी। अभी गवर्नर कौन है? संजय मल्होत्रा। और इनके नीचे 4 डेप्यूटी गवर्नर है, नाम याद नहीं करने, आपको नाम नहीं पूछेगा। 4 डेप्यूटी गवर्नर है, एमडी पात्रा साहब, एमआर राव, टी रवि शंकर एंड श्री स्वामीनाथन। ये एक गवर्नर और 4 डिप्टी गवर्नर से चलता है आरबीआई। और आरबीआई का स्ट्रक्चर क्या है ये भी लिखना नहीं है, समझा रहा हूं ताकि आपके दिमाग में बैठ जाए। गवर्नर होते हैं, फिर नीचे डिप्टी गवर्नर, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स, प्रिंसिपल चीफ जनरल मैनेजर्स, चीफ जनरल मैनेजर्स, जनरल मैनेजर्स, डेप्यूटी जनरल मैनेजर्स, असिस्टेंट जनरल मैनेजर्स, जनरल मैनेजर्स, असिस्टेंट मैनेजर्स एंड सपोर्ट स्टाफ। ये पूरा स्ट्रक्चर होता है सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का, ये पूरा स्ट्रक्चर होता है। एक गवर्नर एंड 4 डिप्टी गवर्नर। गॉट द पॉइंट। अभी तक कितने गवर्नर हैं आरबीआई के, उनके एक बार नाम देखते हैं, क्योंकि इनके जो नाम है गवर्नर्स के, ये गवर्नर बड़े इंपॉर्टेंट है। किसी कमिटी की रिकमेंडेशन में या कहीं ना कहीं पर आपको ये नाम दिख जाएंगे। दे आर वेरी फेमस पीपल, दे आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव ऑल्सो। सो आरबीआई के जो गवर्नर है उनकी एक बार लिस्ट देख लेते हैं। शुरुआत कहां से हुई थी? सर ऑसबॉर्न स्मिथ से हुई थी। उसके बाद पहले कौन थे? सीडी देशमुख। आ जाएगा पहले कौन थे? सीडी देशमुख, जस्ट अ सेकंड, सीडी देशमुख। उसके बाद देखो सर बेनिगल रामाराव, लॉन्गेस्ट सर्विंग आरबीआई गवर्नर कौन है? सर बेनिगल रामाराव, फ्रॉम 1949 टू 1957। उसके बाद अगर आप देखेंगे सबसे इंपॉर्टेंट, देखो एच.वी.आर. अयंगर भी हैं, एल.के. झा भी हैं, बी.एन. अदरकर भी हैं। अगर इंपॉर्टेंट देखें, ये देखो नरसिम्हम साहब, तो आप नरसिम्हम कमेटी की रिपोर्ट भी देखोगे। आई होप यू गेट माय पॉइंट। यहां पे श्री नरसिम्हम साहब भी हैं, साथ में डॉक्टर मनमोहन सिंह, ये भी गवर्नर ऑफ आरबीआई रह चुके हैं, गवर्नर ऑफ आरबीआई रह चुके हैं। डॉक्टर आईजी पटेल, श्री ए घोष, श्री आर एन मल्होत्रा, श्री एस वेंकट रमन, और यहां पर देखिए रंगराजन साहब, सी रंगराजन साहब। सी रंगराजन साहब को आपने रंगराजन कमेटी रिपोर्ट में, कस्तूरी रंजन कमेटी रिपोर्ट, रंगराजन कमेटी रिपोर्ट, ये सब जगह आपने रंगराजन साहब को देखा होगा। ये आरबीआई के गवर्नर रह चुके हैं। एक बार बस नाम दिखा रहा हूं, याद नहीं करना है, याद नहीं करना है, बस नाम दिखा रहा हूं।
डॉक्टर बिमल जालान, बिमल जालान कमिटी रिकमेंडेशन। आई होप यू गेटिंग माय पॉइंट। तो ये भी गवर्नर ऑफ आरबीआई रह चुके हैं, गवर्नर ऑफ आरबीआई। वाईबी रेड्डी 14th फाइनेंस कमीशन के चेयरमैन कौन थे? वाईबी रेड्डी साहब थे। डी सुब्रा राव, रघुराम राजन, रघुराम राजन को आप नहीं जानते फिर तो बिल्कुल दिक्कत वाली बात है। उर्जित आर पटेल, उर्जित आर पटेल कमिटी रिकमेंडेशन। आई होप गेटिंग माय पॉइंट। इनके नाम मैं आगे यूज करूंगा कि ये उर्जित आर पटेल कमिटी रिकमेंडेशन है। श्री शक्तिकांत दास साहब, और अभी कौन है? संजय मल्होत्रा। अभी कौन है? संजय मल्होत्रा। नाम याद नहीं करने हैं, तो जो मैंने येलो से हाईलाइट किए थे उनके नाम देख लीजिए एक बार। उर्जित आर पटेल, रघुराम राजन, सुब्रा राव, वाईबी रेड्डी, बिमल जलान, रंगराजन साहब, मनमोहन सिंह, नरसिम्हम, ऑसबॉर्न स्मिथ, सीडी देशमुख, बेनिकल रामाराव। ये नाम थोड़ा सा याद हो जाएंगे तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, यस, अंडरस्टूड, पक्का। यहां पर फोकस करो, बहुत मोरिंग है, यहां पर फोकस करो। तो आई होप ये चीज आपको समझ में आ गई कि गवर्नर के नाम इंपॉर्टेंट क्यों होते हैं। मैंने क्यों बताया आपको, क्योंकि यही गवर्नर किसी कमेटी के मेंबर होते हैं, चेयरमैन होते हैं, और ये रिकमेंडेशन भी करते हैं। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हो सकता है आपके लिए। आई होप ये चीज आपको समझ में आ गई कि आरबीआई का पूरा स्ट्रक्चर क्या है। आइए सबसे इंपॉर्टेंट चीज पे चलते हैं, आरबीआई करता क्या है। आरबीआई के बारे में समझ लिया, नाउ इट्स टाइम टू अंडरस्टैंड द फंक्शंस ऑफ द आरबीआई। हेडिंग डालिए, हेडिंग डालिए, फंक्शंस ऑफ आरबीआई। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के क्या फंक्शंस है? फंक्शंस ऑफ आरबीआई। हेडिंग डालिए, फंक्शंस ऑफ आरबीआई। आरबीआई के कितने फंक्शन है? पहला है इशू करता है बैंक नोट्स। ये गवर्नमेंट का बैंक है, ये फॉरेन एक्सचेंज का कस्टोडियन है, ये लेंडर ऑफ द लास्ट रिजॉर्ट है, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एजेंट भी है, ये प्रमोशनल एंड डेवलपमेंटल वर्क भी करता है। दीज आर फंक्शंस ऑफ आरबीआई। बट हम एक एक फंक्शन को आराम आराम से बैठ के पढ़ेंगे। पहला फंक्शन लिखिए, इशू ऑफ बैंक नोट्स। बैंक नोट को इशू कौन करता है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। हेडिंग डालिए, इशूअर ऑफ द बैंक नोट। और ये जो लिखा है एक बार पहले लिख लो, आरबीआई इज द सोल अथॉरिटी टू इशू करेंसी इन द इकोनॉमी। देश में आरबीआई ही करेंसी इशू अथॉरिटी है जो करेंसी को इशू कर सकता है। आपने मुझसे पूछा था फिएट मनी में कि फिएट मनी का दो कंडीशन है, पेपर होना चाहिए, कॉइन होना चाहिए, डिजिटल करेंसी होगी, और उसे कॉम्पिटेंट अथॉरिटी इशू करती है। इन इंडिया हु इज द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी? आरबीआई इज द सोल अथॉरिटी टू इशू करेंसी इन द इकोनॉमी, करेंसी इन द कंट्री। गॉट द पॉइंट? इसलिए मैं बोल रहा था कॉम्पिटेंट अथॉरिटी। कल के दिन मैं भी ऐसा पैसा छाप सकता हूं, पर वो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी मैं नहीं हूं ना, तो वो लीगल नहीं होगा। करेक्ट? अगर फिएट मनी को कोई रिफ्यूज ना कर पाए, दैट इज अ लीगल टेंडर आल्सो। करेक्ट? यस। तो आरबीआई इज द सोल अथॉरिटी टू इशू करेंसी। इफ देयर इज अ 2 रुपी एंड अबव नोट, इसे बोलते हैं नोट। और जो होता है कॉइन, कॉइन समझते हैं? तो कॉइन, 2 रुपए का कॉइन, 1 रुपए का कॉइन, 10 रुपए का कॉइन, दैट इज कॉइन। कॉइन एंड नोट, नोट मतलब होता है पेपर नोट, कॉइन मेटल का बना होता है। सो 2 रुपया का और उसके ज्यादा वाले नोट, दे आर प्रिंटेड बाय द आरबीआई। आरबीआई ही प्रिंट करता है और आरबीआई ही डिस्ट्रीब्यूट भी करता है। हाँ, आपको सारे पॉइंट्स लिखे हैं। आरबीआई ही प्रिंट करता है, आरबीआई ही डिस्ट्रीब्यूट करता है। दिस इज बिकॉज आई एम मेकिंग श्योर कि आप लिखो, क्योंकि ये एकदम फंडामेंटल है, आपके दिमाग में बैठ जाएगा। और ये समझना भी चाहिए कि 2 रुपए का नोट या उससे ज्यादा के नोट जो होते हैं आरबीआई प्रिंट करता है। नोट को प्रिंट करते हैं दोस्तों, नोट को प्रिंट करते हैं, पर कॉइन को मिंट करते हैं। मिंट, मिंटिंग ऑफ कॉइन एंड प्रिंटिंग ऑफ करेंसी, प्रिंटिंग ऑफ नोट्स। करेक्ट? तो 2 rupee and above notes are printed by the RBI and distributed by the RBI. And 1 rupee note and coin, जितने भी कॉइन हैं और 1 रुपया का नोट जो होगा वो क्या होगा? दैट इज प्रिंटेड या मिंटेड बाय द गवर्नमेंट। तो 1 रुपए का नोट है तो गवर्नमेंट प्रिंट करेगी, बाकी जितने कॉइन हैं सभी कॉइन को गवर्नमेंट मिंट करेगी। तो 1 rupee नोट एंड कॉइन आर मिंटेड या प्रिंटेड बाय द गवर्नमेंट बट डिस्ट्रीब्यूटेड बाय द आरबीआई ऑन द बिहाफ ऑफ द गवर्नमेंट। सिंपल है, 2 रुपए का नोट हो या इससे ज्यादा का नोट हो तो आरबीआई काम करेगा सब कुछ। 1 रुपए का नोट हो या कॉइन हो तो अब गवर्नमेंट करेगा प्रिंट या मिंट, आरबीआई डिस्ट्रीब्यूट करेगा। बस वही लिखा है। आरबीआई सबसे बड़ा नोट, कितना नोट छाप सकता है? सबसे बड़ा नोट क्या फेस वैल्यू का हो सकता है? 10,000 रुपीज का। अभी सबसे मैक्सिमम नोट किसका है? 2,000 रुपीज का।
आरबीआई मैक्सिमम कितने रुपए का नोट प्रिंट कर सकता है? 10,000 रुपीज। आरबीआई कैन प्रिंट अ नोट अप टू रुपीज 10,000। और कॉइन को मिंट किया जाता है। कॉइन को मिंट करने के लिए गवर्नमेंट को एक एक्ट फॉलो करना पड़ता है। ये निकल आया मेरे पास, दिस इज, हाँ मैं दिखाई देता हूं, मैं जब पूरा बेसिक से बता ही रहा हूं तो ये भी दिखाई देता हूं। दिस इज कॉल्ड कॉइन। इस कॉइन को मिंट करता है, और मिंट करने की पावर गवर्नमेंट के पास कहां से आती है? उस एक्ट का नाम है इंडियन कॉइनेज एक्ट। इंडियन कॉइनेज एक्ट, इंडियन कॉइनेज एक्ट 2011। एंड अकॉर्डिंग टू दिस एक्ट कितना बड़ा कॉइन मिंट किया जा सकता है? कॉइन का सबसे बड़ा जो मिंट करने वाला कॉइन हो सकता है वो है 1000। तो 1000 रुपीज तक का कॉइन मिंट हो सकता है, 10,000 रुपीज तक का नोट प्रिंट हो सकता है। एंड इसी एक्ट का जो सेक्शन 6 है वो ये बोलता है कि अगर आपको कुछ पैसा, आपको 10 रुपए से ज्यादा किसी को देना है, लेट्स आपको किसी को 20 रुपए देना है, यू कैन नॉट यूज 50-50 पैसा और सबको चिल्लर उठा के 50-50 पैसे में 10 रुपए से ज्यादा अमाउंट सेटल नहीं कर सकते। यानी 10 रुपए से ज्यादा देना है तो 50-50 पैसा आप यूज नहीं कर सकते हैं सेटल करने के लिए। और अगर आपको सभी कॉइन्स को मिलाकर सेटल करना है तो आप 1000 से रुपया ज्यादा सेटल नहीं कर सकते। आप 50 पैसा कॉइन, 1 रुपए कॉइन, 10 रुपए कॉइन, सब कॉइन का यूज करके भी आप किसी को 1000 रुपए से ज्यादा का पेमेंट नहीं दे सकते हो। मतलब कल अगर आपके घर में स्विगी वाला आ जाए और आपके पास 50-50 पैसे हैं बहुत ढेर सारे, और आपको उसको पेमेंट देनी 20 रुपए, तो आप उसको 20 रुपए ये नहीं कह सकते लो 50-50 पैसे जोड़ लो कितने होंगे, ऐसा नहीं कर सकते। 10 रुपए से ज्यादा नहीं कर सकते, 10 रुपए से कम कर सकते हो। लेकिन अगर आप कॉइन है 50 पैसे के साथ, 1 रुपए का कॉइन है, 10 रुपए का, 2 रुपए का, 5 रुपीज का ये कॉइन है, ये सारे टाइप के कॉइन मिलाकर आप 1000 रुपीज से ज्यादा का सेटलमेंट नहीं कर सकते, मैक्सिमम 1000 कर सकते हैं बस। बट द पॉइंट, ये कौन बोलता है? ये 6 बोलता है। अदरवाइज चिल्लर ले आएंगे खूब ढेर सारे, कहेंगे तुम जोड़ लो। इशूअर ऑफ द बैंक नोट्स। लेकिन सवाल यही है कि आरबीआई क्या कितने भी नोट छाप सकता है? 1 लाख, 2 लाख, 10 करोड़, 20 करोड़, 3 लाख करोड़, क्या आरबीआई कितने नोट छाप सकता है? आरबीआई छापने को तो कितने भी नोट छाप सकता है, पर आरबीआई छापेगा या नहीं छापेगा? आरबीआई कैन प्रिंट और नॉट, वो मैं बताऊंगा आपको। आरबीआई को कितने भी नोट छापने के लिए कुछ चीज फॉलो करनी पड़ती है। यानी जैसे अगर मुझे इकोनॉमी पढ़ानी है तो बेसिक रिक्वायरमेंट ये है कि मुझे इकोनॉमी आनी चाहिए तभी मैं पढ़ाऊंगा। ऐसे ही आरबीआई नोट छाप सके इसके लिए आरबीआई के पास कुछ एक मिनिमम रिजर्व होना चाहिए खुद के पास। क्यों होना चाहिए? क्योंकि इस नोट में लिखा था कि अगर यहाँ पे अगर इस नोट में लिखा है कि अगर आपने ये पैसा आरबीआई के पास लेके वापस जाएंगे तो आरबीआई का गवर्नर आपको वचन दे रहा है कि मैं इतने पैसे की वैल्यू आपको कुछ और में देने का वचन दे रहा हूं। तो कल के दिन इस पेपर की कोई वैल्यू नहीं है, इंट्रिंसिक वैल्यू कुछ नहीं है, पर इसकी फेस वैल्यू है। मान लो कोई एक्सेप्ट नहीं कर रहा तो ये पैसा आप आरबीआई के पास लेके जा सकते हो और आरबीआई से बोल सकते हो इसके बदले मुझे गोल्ड दे दो, तो आरबीआई को इसके बदले आपको गोल्ड देना पड़ेगा। इसलिए आरबीआई के पास कुछ मिनिमम बैकिंग होनी चाहिए ना, कुछ मिनिमम घर में होना चाहिए ताकि वो आपको इस वैल्यू के बदले कोई और वैल्यू दे सके। और उस सिस्टम को बोलते हैं मिनिमम रिजर्व सिस्टम। उस सिस्टम को बोलते हैं कि आरबीआई के पास मिनिमम इतना रिजर्व होना चाहिए। देखो नाम भी क्या है, मिनिमम रिजर्व सिस्टम। आरबीआई के पास बैकएंड में इतना मिनिमम रिजर्व होना चाहिए, इतना मिनिमम रिजर्व होना चाहिए। चलो चौथा पॉइंट भूल के लिखना, लिख लो। प्रवीण कहने का मतलब है कि 10 रुपए से ज्यादा का अगर आपको किसी को पेमेंट देना है, आप 50-50 पैसे में नहीं दे सकते हो। 50-50 पैसे के खूब दूसरे कॉइन लाके आप उसको 10 रुपए से ज्यादा का पेमेंट नहीं दे सकते हो। और अगर 50 पैसे का कॉइन अलॉन्ग विद द अदर कॉइन्स अगर आप यूज कर रहे हो तो आप 1000 रुपीज से ज्यादा का सेटलमेंट नहीं कर सकते हो। सेटलमेंट समझा चुका हूं। सेटलमेंट का मतलब क्या है? पैसे दो, टमाटर दो, पैसे लो। और मिनिमम रिजर्व सिस्टम क्या है? मिनिमम रिजर्व सिस्टम, आरबीआई को कितना भी नोट छापना है छाप लो, लेकिन मिनिमम बैक में कुछ रिजर्व तो रखो, कोई मांगने आ जाए तो उसके लिए मिनिमम रिजर्व सिस्टम है, उसके लिए मिनिमम रिजर्व सिस्टम है। तो आरबीआई इशू करेंसी ऑन द बेसिस ऑफ मिनिमम रिजर्व सिस्टम अंडर विच इट कीप्स द मिनिमम बैकिंग ऑफ 200 करोड़ रुपीज। आरबीआई अपनी बैकिंग में 200 करोड़ रुपए रखता है जिसमें 115 करोड़ रुपीस का गोल्ड रखता है।
85 करोड़ रुपीज वर्थ फॉरेन करेंसीज रखता है। तो कल के दिन अगर आप ये 100 रुपया लेके जाएं और बोले एक्सचेंज कर दो, तो आप इसके बदले डॉलर ले लो, यानी आपकी जो वैल्यू है वो क्या है, वो गारंटीड है। आरबीआई का गवर्नर बोल रहा है ये वैल्यू आपको मिलेगी, चाहे गोल्ड में ले लो, फॉरेन करेंसी में ले लो, हम आपको इतने के बदले कुछ दे देंगे। तभी तो गवर्नमेंट के ऊपर फेथ है आपको। इसलिए आरबीआई के पास मिनिमम रिजर्व इतना होना चाहिए, कितना, 200 करोड़ रुपीस का, सो दैट आरबीआई कैन प्रिंट एनी अमाउंट ऑफ मनी। बट वेदर इट प्रिंट और नॉट, इट्स अ इंटेलिजेंस ऑफ द सेंट्रल बैंक। लिख लिया ये। इसके पहले एक सिस्टम फॉलो करते थे, ये सिस्टम तो 1986 में अडॉप्ट किया है, उसके पहले एक सिस्टम फॉलो करते थे जिसका नाम था प्रोपोर्शनल रिजर्व सिस्टम। ये लिखिएगा मत। उस प्रोपोर्शनल रिजर्व सिस्टम में 2/5 जो था वो गोल्ड और स्टर्लिंग सिक्योरिटी में रखते थे, 3/5 रुपये कॉइन में रखते थे। तो ये अब प्रोपोर्शनल रिजर्व सिस्टम 1986 को बंद करके हमने क्या अडॉप्ट कर लिया, मिनिमम रिजर्व सिस्टम अडॉप्ट कर लिया। वो पढ़ना है तो वो इंपॉर्टेंट है, ये लिखने की जरूरत नहीं है, पर मैंने लिख दिया ताकि आपको ये समझ में आए कि 1986 के बाद में मिनिमम रिजर्व सिस्टम है और उसके पहले प्रोपोर्शनल रिजर्व सिस्टम है। गॉट माई पॉइंट, अंडरस्टूड, यस, ये लिख लिया, थम्स अप। बोलो भाई, एकदम यस। तो फर्स्ट इज इश्यूअर ऑफ द बैंक नोट, सेकेंड इज बैंकर टू गवर्नमेंट। गवर्नमेंट का बैंक कौन है, हु इज द गवर्नमेंट टू बैंक, बैंक टू गवर्नमेंट। गवर्नमेंट का बैंक कौन है, आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। लिखिए, आरबीआई ऑल्सो हैंडल्स द बोरोइंग प्रोग्राम ऑफ द गवर्नमेंट, आरबीआई ऑल्सो हैंडल्स द बोरोइंग प्रोग्राम ऑफ द गवर्नमेंट। तो आप हेडिंग डालिए, बैंकर टू गवर्नमेंट। गवर्नमेंट अपना पैसा कहां रखता है, बैंक में। याद है, याद है कुछ मैंने पढ़ाया था, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम, जिसमें हमने बैंक और गवर्नमेंट का रिश्ता समझा था। गवर्नमेंट अपना पैसा बैंक में रखेगा और बैंक से पैसा बोरो करेगा। तो हु इज बैंक टू गवर्नमेंट, आरबीआई। गवर्नमेंट का बैंक कौन है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो अगर कल के दिन गवर्नमेंट को पैसा चाहिए, पैसा बोरो करना है, तो आरबीआई से कह सकता है पैसा बोरो करने के लिए कि आरबीआई पैसे दो। तो आरबीआई ऑल्सो हैंडल्स द बोरोइंग प्रोग्राम ऑफ द गवर्नमेंट, आरबीआई ऑल्सो हैंडल्स द बोरोइंग प्रोग्राम ऑफ द गवर्नमेंट, बोरोइंग प्रोग्राम ऑफ द गवर्नमेंट। पता नहीं चलता 2 घंटे कब खत्म हो गए, बस 15 मिनट में खत्म हो जाएंगे। पता कैसे चलेगा, आप यहाँ इतने इन्वॉल्व हो, अगर फोकस्ड हो, पढ़ने में जब मजा आता है तो समय पता नहीं चलता, ना पढ़ाने वाले को ना पढ़ने वाले को, मजा आना चाहिए बस। थर्ड इज कस्टोडियन ऑफ द फॉरेन एक्सचेंज। तो आरबीआई के पास एक एक तिजोरी है जिसमें वो क्या रखता है, फॉरेन एक्सचेंज रखता है, डॉलर, यूरो, येन, युआन, स्टर्लिंग, पाउंड, एटसेट्रा एटसेट्रा। तो कस्टोडियन है, थर्ड पॉइंट लिखिए, आरबीआई इज द कस्टोडियन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, गार्जियन, कस्टोडियन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। तो आरबीआई के पास एक तिजोरी है जिसको हम बोलते हैं फॉरेन एक्सचेंज। तो फॉरेन एक्सचेंज क्यों बोल रहे हैं, कि आप रुपया दो उसे, वो एक्सचेंज कर देगा, जिस करेंसी में चाहिए उस करेंसी में एक्सचेंज कर देगा, तभी इसका नाम क्या है, फॉरेक्स, फॉरेन एक्सचेंज। तो आरबीआई का जो फॉरेक्स है, ऐसी तिजोरी है, उसमें क्या क्या है, उसमें क्या क्या है, फॉरेन करेंसी एसेट्स हैं। फॉरेन करेंसी एसेट्स का मतलब क्या है, कि डॉलर, येन, युआन, साथ में गोल्ड भी है, साथ में रिजर्व ट्रांस पोजीशन भी है और एसडीआर भी है। आप एक काम करो, एसडीआर को ऊपर लिखो और रिजर्व ट्रांस पोजीशन को नीचे लिखो। ये होते क्या हैं, ये आप जब आईएमएफ पढ़ेंगे तब आपको समझ आ जाएगा। तो फॉरेन करेंसी एसेट्स हैं, गोल्ड है, एसडीआर है एंड रिजर्व ट्रांस पोजीशन है, आरटीपी। ये सब क्या हैं, ये आरबीआई के फॉरेक्स में रखे जाते हैं और सबसे ज्यादा से सबसे कम में हमने इसको लगा भी दिया है। तो सबसे ज्यादा तिजोरी में क्या है, फॉरेन करेंसी एसेट्स, उसके बाद गोल्ड है, उसके बाद एसडीआर, उसके बाद आरटीपी है। सो दिस इज द ऑर्डर ऑफ आरबीआई फॉरेक्स रिजर्व। तो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व जो है आरबीआई के पास, सबसे ज्यादा किसमें मेंटेन करता है, वो फॉरेन करेंसी एसेट्स उसके पास, देन गोल्ड है, देन एसडीआर है, देन आरटीपी है। तो आप बस इतना बना लो, बात समझ में आ जाएगी।
डन। तो अब मैंने 3 चीज समझा दी। पहली क्या थी? इशूअर ऑफ द बैंक नोट्स, बैंकर टू गवर्नमेंट, कस्टोडियन ऑफ द फॉरेन एक्सचेंज। नेक्स्ट इज लेंडर ऑफ द लास्ट रिजॉर्ट। लेंडर ऑफ द लास्ट रिजॉर्ट का मतलब है कि बैंकों का बैंक कौन है? आरबीआई। आरबीआई इज द फादर और द मदर, वट एवर यू से, एंड रेस्ट आर चिल्ड्रेन। सो व्हेन द चिल्ड्रंस आर इन ट्रबल एंड दे वांट मनी और उनको कोई पैसा नहीं दे रहा है, तो आरबीआई पैसा देगा। लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट, सबसे आखिरी में पैसा देगा। लेंडर ऑफ द लास्ट रिजॉर्ट। नहीं हुआ तो देख लो एक बार फिर से, कोई बात नहीं, देख लो। लेंडर ऑफ द लास्ट रिजॉर्ट। सो आरबीआई इज द लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट। तो आरबीआई बैंकों का, गवर्नमेंट का बैंक है, उसके लिए क्या यूज करेंगे? बोरोविंग प्रोग्राम ऑफ द गवर्नमेंट। आरबीआई हैंडल द बोरोविंग प्रोग्राम ऑफ द गवर्नमेंट। तो बैंकर टू गवर्नमेंट इज अ डिफरेंट थिंग एंड लेंडर ऑफ द लास्ट रिजॉर्ट इज अ डिफरेंट थिंग। लेंडर ऑफ द लास्ट रिजॉर्ट का मतलब क्या है कि बैंक के पास पैसा नहीं होगा तो वो आरबीआई से पैसा मांगेगा, लेकिन गवर्नमेंट के पास पैसा नहीं होगा तो गवर्नमेंट आरबीआई से पैसा मांगेगा। उसके लिए क्या यूज करेंगे? उसके लिए कहेंगे कि आरबीआई इज गवर्नमेंट, बैंक ऑफ द गवर्नमेंट का बैंक है आरबीआई, बैंक ऑफ द गवर्नमेंट। पर बैंक को पैसा चाहिए तो क्या यूज करेंगे? बैंकों को लास्ट में पैसा कौन देगा? लेंडर ऑफ द लास्ट रिजॉर्ट। तो लेंडर ऑफ द लास्ट रिजॉर्ट क्यों यूज कर रहे हैं? बैंक के कॉन्टेक्स्ट में यूज कर रहे हैं। तो गवर्नमेंट का बैंक आरबीआई है, लेंडर ऑफ द लास्ट रिजॉर्ट बैंकों को पैसा कब देगा? जब बैंकों को कहीं से पैसा नहीं मिलेगा तो बैंक बोरो कहां से करेंगे? आरबीआई से बोरो। दैट इज लेंडर ऑफ द लास्ट रिजॉर्ट। अगर इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड में अगर जाना है और इंडिया को रिप्रेजेंट करना है तो कौन जाएगा? आरबीआई, एजेंट ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन द आईएमएफ, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। एंड लास्ट इज आरबीआई ऑल्सो हैंडल्स, आरबीआई का फंक्शन ये है कि आरबीआई प्रमोशनल वर्क, डेवलपमेंटल वर्क को भी हैंडल करता है। तो आरबीआई ऑल्सो हैंडल्स वेरियस प्रमोशनल एंड डेवलपमेंटल वर्क। यस, बैंकों का बैंक, बैंकों का बैंक है आरबीआई, बिल्कुल, बैंकर्स बैंक। तो वेरियस प्रमोशनल में लिख लीजिए, प्रमोशनल मतलब इंटरनेट बैंकिंग से प्रमोट करना, फोन बैंकिंग से प्रमोट करना, दीज आर द प्रमोशनल वर्क। डेवलपमेंट करना है तो रीजनल ऑफिसेज खोलना है, सब रीजनल ऑफिसेज खोलना है, ये सारे काम कौन देखता है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का एक फंक्शन ये है कि प्रमोशनल वर्क, डेवलपमेंटल वर्क को भी देखता है। तो इशूअर ऑफ द करेंसी, गवर्नमेंट का बैंक, फॉरेन एक्सचेंज का कस्टोडियन, लेंडर ऑफ द लास्ट रिजॉर्ट, एजेंट ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन द आईएमएफ, प्रमोशनल एंड डेवलपमेंटल वर्क। These are functions of RBI. एक दो और ऐड कराऊंगा, रुक जाओ। These are the functions of the RBI. यहां तक एकदम क्लियर है? ये लिख लिया आपने? डन है? बोलो। हाँ चलेगा तो एक्टिवली पढ़ोगे, एक्टिवली पढ़ोगे तो एक ही बार में सब याद हो जाएगा। बहुत एफर्ट्स लगाने नहीं पड़ेगा, याद तो करना भी नहीं, सब समझ में आ जाएगा। अगर जिसने ये कॉन्सेप्ट सीख लिया, जिसने ये कॉन्सेप्ट सीख लिया, ये फंक्शन समझ लिए, वो सवाल का जवाब देंगे मुझे, ये वाले सवाल का। और जिसने गलत किया उसकी तुड़ैया होगी आज, डिजिटल तुड़ैया। देखता हूं कौन जवाब देगा सही। चलो, और देखा देखी कमेंट में मत लिखना, जवाब देना ताकि मुझे नाम के साथ समझ में आए कौन जवाब दे रहा है। बिल्कुल लिखो। लवली ऐसे चेंज नहीं होता है, पहले ए बोलो फिर बी बोलो, अब सी भी बोल दो, अब डी भी बोल दो, तो चारों ही बोल दो, बात खत्म करते हैं। दो जवाब 2021 के प्री का सवाल है। कोई डी बोल रहा है, कोई बी बोल रहा है, मार खाएंगे, सब मार खाएंगे आज। अगर गलत किए तो पड़ेगी आज। चलो, क्या लिखा है? क्या लिखा है? इन इंडिया सेंट्रल बैंक फंक्शंस एज द लेंडर ऑफ द लास्ट रिजॉर्ट। किसके बारे में बात हो रही है? तुमको क्या लगता है मैं क्यों पढ़ाता हूं? इतना बेसिक से क्यों पढ़ाता हूं? मैं पागल नहीं हूं, तुम्हारे लिए हो सकता हूं
बाहर के वालों के लिए हो सकता है कि पागल कह लो तुम, लेकिन मैं पढ़ाता जानबूझ के तुमको बेसिक से हूं, क्योंकि मुझे यूपीएससी के एग्जामिनर की मेंटेलिटी माइंडसेट पता है। वो फंडामेंटल फंसाता है आपको हमेशा, ध्यान दीजिएगा कभी भी। लेंडर ऑफ द लास्ट रिजॉर्ट यूजुअली रेफर्स टू विच ऑफ द फॉलोइंग। क्या मतलब होता है? सेंट्रल बैंक का फंक्शन है लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट, उसका मतलब क्या होता है? लेंडिंग टू ट्रेड एंड इंडस्ट्री बॉडीज व्हेन दे फेल टू बोरो फ्रॉम द अदर सोर्सेस। इंडस्ट्री बॉडीज के लिए है ये। प्रोवाइडिंग लिक्विडिटी टू द बैंक्स हैव अ टेम्पररी क्राइसिस, लेंडिंग टू गवर्नमेंट टू फाइनेंस अ बजटरी डेफिसिट। अगर गवर्नमेंट को पैसा देता तो उसका नाम क्या था? गवर्नमेंट का बैंक है, उसको बोलते हैं पब्लिक डेट मैनेजमेंट करना। पब्लिक डेट मैनेजर है, पब्लिक डेट मैनेजर है, वो होता है जो हमने अभी समझा। लेकिन ये क्या पूछ रहा है? लेंडर ऑफ द लास्ट रिजॉर्ट तीसरा नहीं हो सकता। लेंडिंग टू ट्रेड एंड द इंडस्ट्री बॉडीज इनके लिए यूज नहीं होता। किनके लिए यूज होता है? बैंकों के लिए यूज होता है। तो आंसर क्या होगा? टू ओनली। आंसर क्या होता है? टू ओनली। तुम मेरी बात समझे? तुम मेरी बात समझे? वाई बी? क्यों सी सी बोल रहे हो? क्यों डी बोल रहे थे? तुमको अभी समझाया कॉन्सेप्ट, सुनो मेरी बात ढंग से, अभी समझाया कॉन्सेप्ट, चिल्ला चिल्ला समझाता हूं, फंडामेंटल समझाता हूं और बोलता हूं कि देखो डिफरेंशिएट करना, और तुम फिर भी गलती करते हो और फिर कहते हो तुम्हारा सिलेक्शन क्यों नहीं होता। अभी पढ़ाया अभी गलत कर दोगे, मैं तुम्हें डिमोरलाइज नहीं कर रहा हूं, पर अभी पढ़ाया अभी गलत कर दोगे तो फिर तो इतना सब पढ़ने के बाद जब रिवाइज नहीं करोगे ढंग से और सब कुछ नहीं होगा, रिवाइज भी होगा, एग्जामिनेशन में प्रेशर में गलत कराओगे। अभी तो प्रेशर भी नहीं था। समझ रहे हो तुम? मैं तुमसे बात कर रहा हूं जो तुमने गलत किया है। हाँ तुम जो सही किया बहुत अच्छी बात है, तुम जो गलत करके बैठे हो। ऑफलाइन होता तो तुम्हारी गर्दन पकड़ता मैं। कॉन्सेप्ट पढ़ा समझा, गलत क्यों किया? बेटा देखो, ध्यान दो, तुमको इंप्रूव करना है। तुम इसके लिए नहीं बने हो गलती करने के लिए, तुम चैंपियन बनने के लिए पैदा हुआ है भाई। इधर से नहीं इधर जाएगा, लेकिन अपने आप को इंप्रूव करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा, है ना? चलो कोई बात नहीं, गलती हो गई, दोबारा एक मौका और, एक मौका और। 2013 के प्री का ये सवाल देखो। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया रेगुलेट्स द कमर्शियल बैंक इन द मैटर ऑफ। कमर्शियल बैंक को रेगुलेट करता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया किस मैटर में? चलो, डोंट बी सॉरी, ट्राई टू इंप्रूव। मैं तुम्हारे लिए बोल रहा हूं, तुमको जीतना है तो तुम गलती नहीं कर सकते, अफोर्ड नहीं कर सकते इस समय पे गलती करना। इसका जवाब सब सही बताएंगे। हाँ ये सब सही बताएंगे क्योंकि ये सिंपल है। हाँ ये सिंपल है तो अब सही बताओगी, जैसी बात है। सही बात है, जब पूरे बैंक का रेगुलेटर आरबीआई है तो कुछ भी ला दो, ब्रांच का एक्सपेंशन हो, बैंकों को बंद करना हो, बैंकों को मर्ज करना हो, लिक्विडिटी ऑफ द एसेट देखना हो, सब काम के लिए रेगुलेटर कौन है? अरे पूरे मनी मार्केट का रेगुलेटर, मनी मार्केट का रेगुलेटर। तो आंसर क्या होगा? डी 1 2 3 4। एक सवाल और देखो, ये छोटी सी गुड़िया सोच रही है मेरे ऊपर, ये दिख रही है, ये कह रही है सवाल लगा के दिखाओ तुम सब बच्चा। चलो, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट्स एज द बैंकर्स बैंक। क्या लिखा है? बैंकों का बैंक। दिस वुड इंप्लाई विच ऑफ द फॉलोइंग। बैंकों का बैंक है आरबीआई, इसका मतलब क्या होता है? जूम कर देता हूं थोड़ा सा, ऐसी कोई बात नहीं, लो बच्ची छुप जाएगी तो छुप जाएगी। गलती मत करना, मैं तुमको बोल रही हूं, अगर तुम गलती करती है, ये ऑनलाइन क्लास है, ऑफलाइन होती तो मैं फेफड़े बाहर निकाल लेता तुम्हारे और टमाटर को सड़ा के खिलाता मैं। सड़े टमाटर। सबने सही जवाब दिया डर के, अरे डर के नहीं, कॉन्फिडेंस में दिया। हाँ, आरबीआई बैंकों का बैंक है, तो बैंक आरबीआई के पास पैसा जमा कर सकते हैं। अरे तुम मेरे ही बेटे हो बेटी हो तो मेरे से बात कर ही सकते हो, तुम पापा को पैसे दे सकते हो, पापा से पैसे ले सकते हो। बैंकों का बैंक है तो आरबीआई, क्या बैंक आरबीआई में डिपॉजिट कर सकते हैं? हाँ कर सकते हैं। क्या आरबीआई बैंकों को पैसा दे सकता है? बैंकों को हाँ दे सकता है। आरबीआई क्या इनको एडवाइस दे सकता है? एडवाइस भी दे सकता है। क्या दिक्कत है? 1 2 3।
और देखो सब में क्या कॉमन है, बैंकों को दे सकता है, यही इंपॉर्टेंट चीज थी बैंकर्स बैंक। 2012 का ये सवाल जिसका आंसर डी है, ये सेम सवाल ये है कि लेंडर ऑफ द लास्ट रिजॉर्ट किसके लिए है, बैंकों के लिए है, सेम सवाल है। और आप गलती कर दिए कुछ लोग, पर कोई नहीं, मैंने आपको सवाल सॉल्व करवाए। आज के लिए इतना ही, थैंक यू, नमस्ते, जय हिंद। कोई डाउट हो तो पूछ लीजिए।